नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज JNR के भी, और मैं हूँ इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंदियाल जी के साथ। सॉरी प्रदीप जी, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। ये तो मतलब कोई बोलेगा ब्लैक एंड वाइट हो गया, कॉन्ट्रास्ट हो गया, ब्लैक एंड वाइट, मतलब प्रदीप जी बिल्कुल वाइट ऑन वाइट और मैं ब्लैक ऑन ब्लैक, तो ये पोस्टकार्ड साइज और स्टैम्प साइज, हाँ ये ज़रा गड़बड़ है। फिलहाल आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय सिया राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। in Chinese, Ni Hao, in Japanese, Konnichiwa, and of course in French, bonsoir. Pradeep ji. Abariako Jambo to all viewers in East Africa or South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. Wherever they speak Swahili. I would love to, you know what I would really love to do? I would love to see the footage of Narendra Modi ji, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डुबकी लगाते हुए महाकुंभ में स्नान करते हुए. I really would love to see that. Yes, Can we have that footage on, please? Put it on full screen, please. I really would like to see that. Gee. Really lovely. Look at that. Just look at that. Wow, wonderful. Absolutely wonderful to see the Prime Minister like this. And Pradeep ji, isn't that a wonderful sight? Look at that. Yes, fantastic. Absolutely wonderful. I wish I could go there, but I haven't been. We haven't been able to go, which is rather sad. और अभी क्या है कि 26 फरवरी तक है, मैं मानता हूँ, लेकिन जो रश है, जिस तरीके से लोग पूरे दुनिया से आ रहे हैं यहाँ पे, इसके बावजूद कि वहाँ पे त्रासदी हो गई, there was a tragedy there, and some people died. I don't know how many, 30, 40, 50, जितने भी लोग मरे, नहीं मरने चाहिए, एक किसी को खरोच भी नहीं लगनी चाहिए, मैं मान के चलता हूँ, लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखें प्रदीप जी, पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं आज की तारीख। बिल्कुल बिल्कुल सर, he has made this international event and international event नहीं, see लोग कौन कैसे लोग, people got from every field across the globe. कोई pop band आ रहा है, कोई well recognized Hollywood stars are coming, you know, everybody wants to take. He made the dip in the Mahakumbh, an international event, and it is largest congregation of the world. सबसे बड़ा कॉन्ग्रेगेशन दुनिया के महाकुंभ को बना दिया। और ये वाला महाकुंभ तो और भी ज्यादा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि देयर आर 4 planets in a line. Exactly. पहली बार हुआ है, yes. 144 साल के बाद. There are after 144 years there are 4 planets in a line. And you got foreigners coming here with holy names, with the name changed. So yes. It's माँ सरस्वती, कोई माँ अलग-अलग नाम जिनको लेकर यहाँ पर होली कुंभ में डिप लेने, the त्रिवेणी संगम, जैसे स्टीव जॉब्स की जो वाइफ है, they were separated of course when Steve Jobs died, they are already separated, but she is the mother of his daughter. तो उन्होंने जो अपना नाम लिया है वो कमला लिया है प्रदीप जी। yes. तो और इसी प्रकार जूलिया रॉबर्ट्स का भी कोई हिंदू नाम, मतलब संस्कृत नाम है। yes. हिंदू नाम तो नहीं, संस्कृत नाम है, किसी और का भी संस्कृत नाम है। इस तरीके से नाम दिए गए हैं लोगों को, मैं ये मान करके चलता हूँ। और तो और छोड़िए प्रदीप जी, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये, मुझे जिस बात की खुशी हो रही है, देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ आवर क्रिश्चियन फ्रेंड्स हु हैव गॉन देयर, और बहुत मुसलमान गए वहाँ पे, बिल्कुल, वो भी महाकुंभ में गए। और वो महाकुंभ में कई लोग तो ऐसे हैं जैसे 70,000, आई थिंक 77,000 और सो, उन्होंने शुद्धिकरण करवाया है। वो कह रहे हैं कि भाई वी आर री एम्ब्रेसिंग द रिलीजन ऑफ आवर फोरफादर्स, हमारे जो पुरखे थे वो सब लोग हिंदू थे, तो हम लोग हिंदू बन रहे हैं। एक तो वो हो गए, और दूसरे लोग वो हैं जो वो ये कहते हैं कि भाई अभी हम लोग मुसलमान हैं, लेकिन 6 पीढ़ियां पहले हम सब लोग हिंदू थे। बिल्कुल। और 6 पीढ़ियां पहले जो हमारे पुरखे जिन रिचुअल्स में जो जिस प्रकार पूजा पाठ किया करते थे, वी वुड लाइक टू कंटिन्यू दैट, बिकॉज देयर इज अ कल्चरल हेरिटेज इन इंडिया। रिलीजियस हेरिटेज है, लेकिन कल्चरल हेरिटेज भी है। अगर आपने मान लीजिए अपना धर्म बदल लिया हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी संस्कृति बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते, सीधी सादी बात है। तो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट थिंग, एंड आई विश। और अभी जैसे अभी अपने ऑफिस में ही अभी कोई बता रहा था, हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन हेड है वो बता रही थी कि उनको खबर मिली है कि अब जो है लोगों को बैचेस में भेज रहे हैं, जब तक वो लोग पीछे वापस नहीं आते आगे किसी को छोड़ते नहीं। Very disciplined तरीके से। Now they have learned it from there. Yes, they have learned it from that Mauni Amavasya tragedy. So and Mauni Amavasya definitely it was well beyond expectations जो crowd आए थे,
But then any administration, the publicity that they have done, they should know that things are going to get out of hand and should have planned. But that's a part. But Pradeep the ji, entire thing has been so well done. I agree with you, but my own opinion is कि मौनी अमावस्या वाले दिन जो भी प्रशासन से लोग वहाँ पर थे, जो भी आयोजक थे, जिनके पास जिम्मेवारी थी, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए. डोंट जस्ट हाइड इट अंडर द कार्पेट. मुझे नहीं लगता कि जो भी इंचार्ज था, मेरा इंचार्ज जो भी था, जो भी शख्स था, जो भी लोग वहाँ पर थे, उनके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए. बिकॉज आई बी वेरी फ्रैंक विद यू, बिकॉज व्हाट हैज हैपेंड इज, notwithstanding the fact that the entire Mahakumbh, when you have so many people, you have so many crores and crores and crores and crores of people, naturally there will be discrepancies, there will be deficiencies. लेकिन मौनी अमावस्या को जो हुआ वो सीधी सादी तौर पर उंगलियां उठ रही हैं किस पर? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर. अब मेरा ये कहना है, मुख्यमंत्री जी खुद तो जाकर के वहां पे क्राउड को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इंक्वायरी होनी चाहिए और सच सामने आना चाहिए. मुझे ऐसा लगता है. Definitely, I mean, accountability has to be there. The government has to be accountable. The government has to give its figures. Maybe not now. After some time, probably they're waiting for the right occasion. After the Kumbh is over. After the Kumbh is over. 26 फरवरी को 26 फरवरी का कुंभ है, उसके बाद वो definitely. But the point is looking at the better things, looking at what Prime Minister Modi wanted to. Even in the budget, he talked about eco-tourism. He talked about promoting our ancient adventure tourism, spiritual tourism, and जिस प्रकार से tourism पे उनका focus है, this is spiritual tourism, and the way he has got it through across the globe, and the response the globe has given Prime Minister Modi and the team about Mahakumbh is only the things to come. Now people are not only flocking after Mahakumbh, you see huge traffic going to Ayodhya, huge traffic going to Kashi Vishwanath, जितने महाकाल जो है, महाकाल केदारनाथ, Mahakal corridor, various places. Now, apart from the spiritual tourism, the way आगे जाके उन्होंने कहा कि रामायण circuit, Gautam Buddha का circuit, wherever the entire circuit of Ramayana, the entire circuit of Gautam Buddha, he talked not only about this, but he talked about Kartarpur opening, offering. तो जलियांवाला बाग को, भारत के जो रणभूमि के शूरवीर है, उनके वीरों के शौर्य के बारे में ना, जलियांवाला बाग हो गया, गलवान घाटी हो गया, डोकलाम. नाउ wherever the Chinese-Indian border disputes have been solved, probably he's trying to make that a tourist destination to show that. Probably you might see Kargil also a tourist. I hope they include Rezangla. Rezangla, yes. If we still have it. This part of the border, this part of where they have shifted the Rezangla memorial, Shaitan Singh ji का जो है memorial, which is 1 kilometer दूर है वहाँ से, but which is rebuilt. I mean, people need to know it, and that is probably being opened for once a dispute with China is over. I would love to go there. Yes, very frankly speaking, because let me tell you this: my father-in-law discovered their bodies. Yes, because he was with the American team, and he was the high altitude expert attached along with the Indian Army and with the American team that visited there. They were the people who discovered the dead bodies. 122 of the 13th Kumaon Regiment, consisting mostly of Ahirs, coming from Rewari in Haryana. और शैतान सिंह जी खुद जो थे वो राजस्थान के राजपूत थे, लेकिन बाकी सब अहीर थे. And I think their sacrifice must never be forgotten. And what a lovely movie. अगर आपको शैतान सिंह जी के बारे में कुछ देखना है तो एक पिक्चर देखिए, एक बहुत ज़बरदस्त पिक्चर है. चेतनानंद साहब की डायरेक्शन थी, धर्मेंद्र साहब उसमें हीरो हैं, बलराज सानी भी हैं, जयंत भी हैं, बाकी सब लोग भी हैं, प्रेम चोपड़ा साहब भी हैं. पिक्चर का नाम है हकीकत. देखिए, I think it's possibly the best war film India has ever made. Much better than Border, much better than anything else. Now, अब जो हमारे मार्चर्स थे और जो कारगिल में जिन लोगों ने अब शहीद होकर वो पूरे पीक्स को रिगेन किया. नाउ जस्ट लुक एट द टूरिज्म अपॉर्चुनिटीज आउट देयर व्हिच प्राइम मिनिस्टर मोदी बोले कि वीरों की शौर्य को हम टूरिज्म के प्रमोट करेंगे. तो इफ यू गोइंग थ्रू द एंटायर पास right from Kargil to all the peaks that we recaptured with Indian flags on it. So look at the point is, how hard is he working to see that these things work as a tourist spots, and not only naming them as tourist spots, but getting people out there. People are flocking to see these places, and everything that he said, काशी को change, काशी का काया पलट कर दिया, अयोध्या का काया पलट हो गया. तो
महाकाल जितने हैं वहां पर क्या शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, यस यस। वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। देखो सर, ही टॉक सरदार अबाउट सरदार भगत सिंह। Like I think Pradeep ji, we've got our guest with us now. I think Ashok Yadav ji from UP समाजवादी पार्टी के, and our old friend संजय ठाकुर साहब from the भारतीय जनता पार्टी। संजय ठाकुर साहब नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। जय हिंद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कैसे हैं जय सर? हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, हर हर महादेव। जय भवानी, जय शिवाजी। अशोक यादव जी, हाउ आर यू सर? ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अभी भी आजमगढ़ में ही हैं सर? अभी कहाँ हैं? अभी आजमगढ़ में ही हैं? कहाँ पर हैं? अभी मैं आजमगढ़ में हूँ सर। माशाल्लाह सर, आप आजमगढ़ छोड़ते नहीं है। आजमगढ़ आपको नहीं छोड़ता मुझे लगता है, मतलब कि आपको बिठा के रखा हुआ है नहीं वहाँ पे। मैं बेसिकली लखनऊ नोएडा से होके अभी जल्दी आया हूँ। अच्छा, क्या बात है जी, सर, जी। माशाल्लाह, जबरदस्त। तो इसके पहले कि मैं संजय ठाकुर साहब के पास जाऊं, आप ही जरा बता दें सर, यूपी में स्थिति क्या है इस वक्त? अशोक यादव जी, कोई अभी तो बाई इलेक्शन भी हुई है, उसके भी रिजल्ट आने वाले हैं। लगता है कि आप लोग बड़े कॉन्फिडेंट हैं समाजवादी पार्टी वाले। बोलिए सर अशोक यादव जी। देखिए, यूपी में तो दो तरह की घटनाएं चल रही हैं। एक तरफ महाकुंभ का मामला चल रहा है, दूसरी तरफ उपचुनाव चल रहा है मिल्कीपुर का, और आज समाप्त भी हो गया उपचुनाव। जी। इसके रिजल्ट 8 तारीख को आएंगे। क्योंकि महाकुंभ को लेकर के आप लोग आपस में काफी कन्वर्सेशन कर रहे थे, जी, तो मैं महाकुंभ से ही शुरू करता हूँ। बोलिए सर। जी, जिस तरह से कल आपने देखा होगा पार्लियामेंट में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लगातार कई सवाल खड़े किए महाकुंभ पर लेकर के, उसकी दुर्व्यवस्था को लेकर के, और उस दुर्व्यवस्थाओं की भेंट चढ़े जो हमारे सनातनी श्रद्धालु थे। उन्होंने जो उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा उन दुर्व्यवस्थाओं की वजह से, उसको लेकर के सवाल खड़ा किए। फिर उसके आगे सवाल था कि उन जो श्रद्धालु मारे गए हैं उनकी शवों को छुपाया गया, उनकी शवों के साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया, उनकी शवों को हिंदू धर्म के हिसाब से जो परंपरा होती है, सनातनी परंपरा होती है, उसके तहत जो मृतक शरीर का जो अंतिम संस्कार जिसको रिचुअल कहते हैं, लास्ट रिचुअल, वो रिचुअल भी नहीं हो पाया बहुत लोगों का। अभी तक खोया पाया लोगों की जो सूची नहीं जारी हो पाई, अभी तक मृतक लोगों की सूची नहीं जारी हो पाई, बहुत सारी चीज़ें थी। तो उस बात को लेकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बहुत अब वो भी कहा कि अगर हम इसमें से कोई बात अगर गलत कर रहे हैं तो हम अपना इस्तीफा भी देने को तैयार हैं। ये सारी बातें हुई। चूंकि महाकुंभ एक शाश्वत, एक कंटिन्यूअस चलने वाला एक धार्मिक आयोजन है। ये जब सपा, भाजपा या कांग्रेस पार्टी या कोई भी पार्टी नहीं थी उसके पहले से आ रहा है, जब हम लोग नहीं रहेंगे उसके बाद तक भी रहेगा। तो ये इसको लेकर के अगर राजनीतिक अगर प्रचार प्रसार का केंद्र महाकुंभ को बनाया गया, जिस तरह से जो घटनाएं हुई ये उसी का परिणति थी, उसी की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। वहाँ पे जो मेला अधिकारी थे, विजय किरण आनंद या जो भी वहाँ पे अधिकारी थे, सारे अधिकारियों की घोर लापरवाही थी, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर भी था सरकार का कि आप अधिक से अधिक इस महाकुंभ को प्रचार का अड्डा बनाओ। हर खंबे पे मोदी योगी जी की होर्डिंग होनी चाहिए, हर खंबे पे भाजपा का प्रचार होना चाहिए, हर उस लेकिन अशोक यादव जी, ये वही विजय किरण आनंद, ये वही नहीं है जो अर्धकुंभ में भी थे? शायद मेला अधिकारी वही थे। काफी विवादित अधिकारी रहे हैं। जी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की भी रिपोर्ट इनके खिलाफ आई थी। जी बिल्कुल आप सही समझ गए। सीएजी की रिपोर्ट भी इनके खिलाफ थी और काफी एलिगेशंस लगाए गए थे। तो फिर इनको क्यों मना दिया गया वापस? मेला अधिकारी इनको क्यों मना दिया गया? अभी तो सरकार बताए कि इतने इंटेलिजेंट और इतने ईमानदार अधिकारी, क्योंकि उंगलियां जो हैं वो विजय किरण आनंद जी के ऊपर तो नहीं उठेंगी, उंगलियां तो योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ मतलब वो उठेंगी। तो जरा अजीब लग रहा है मुझको। फिर भी आप बोलिए सर, बोलिए। देन आई हैव टू गो टू संजय ठाकुर साहब। बोलिए सर। जी, तो वो मेरे कहने का मतलब था कि जो सनातन व्यवस्था का जो महाकुंभ था, वो कहीं न कहीं हमारे जो सनातन भाई श्रद्धालु जो बड़े उल्लास लेकर के गए थे, बड़े ही खुशी मन से गए थे वहाँ पे स्नान करने, लेकिन वो लौटे हैं तो आंसुओं के सैलाब के साथ लौटे। अशोक यादव जी, बट प्राइम मिनिस्टर मोदी आज खुद वहां पर त्रिवेणी संगम में अपना पूरे अर्चना किए, खुद डुबकी लगाए, और एक इंटरनेशनल इवेंट जिस प्रकार से हुआ और जितने सक्सेसफुल ये इवेंट हो गया, पूरे दुनिया से लोग आए यहाँ पर। और क्या आपको इसमें कुछ क्रेडिट देंगे बीजेपी को? बिकॉज अखिलेश यादव जी ने कहा झूठ का कुलपति। किसको कहा अखिलेश यादव जी ने? बोलिए अशोक जी। इज इट फ्रोजन? अशोक यादव जी, आपको प्रदीप जी की आवाज आई कि नहीं? अशोक जी, कैन वी चेक प्लीज इफ अशोक यादव जी इज स्टिल विद अस?
he seems to be. देखिए माननीय मोदी जी ने जो जी। आज महाकुंभ में, जी बोलिए सर, बोलिए। हाँ, देखिए माननीय मोदी जी ने जो आज महाकुंभ में अर्थ डुबकी लगाई है, उस डुबकी के बारे में ज्यादा मुझे नहीं करना, लेकिन ये 11वीं बार ऐसी डुबकी है, आप रिकॉर्ड चेक करिएगा, जो चुनाव के दिन उन्होंने तीर्थाटन किया, इस तरह का जो धार्मिक आयोजन किया ठीक चुनाव के दिन 19 मई 2019 को, जब लोकसभा चुनाव का लास्ट चरण था, उस फेज में माननीय मोदी जी केदारनाथ की गुफा में चले गए थे ध्यान लगाने, और बड़ा ध्यान लगाने का जो उनका आपने मुद्रा देखा होगा कि लाइट कैमरा एक्शन के साथ उन्होंने ध्यान लगाया था। अमूमन होता है कि ध्यान लगाता आदमी एकांत में जाकर के, लेकिन वो लाइट कैमरा एक्शन के साथ ध्यान लगाए थे, और वो आज 11वां बार था जो कि वो चुनाव के दिन ध्यान लगाते हैं या स्नान करते हैं या ऐसा कोई इवेंट मैनेजमेंट करते हैं कि ताकि लोगों को लगे कि इनकी धर्म में और आस्था में अटूट विश्वास है। लेकिन लोगों को लगता है कि ये चुनावी स्टंट था, उनकी आस्था की डुबकी नहीं थी, चुनावी डुबकी थी। तो उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश की जनता इस बात को जान गई है कि आस्था की डुबकी नहीं, माननीय मोदी जी की 11वीं चुनावी डुबकी थी। 11वीं चुनावी डुबकी। जी 11वीं। संजय ठाकुर साहब, मिल्कीपुर के ऊपर आता हूं सर आपके पास 1 मिनट में। संजय ठाकुर साहब, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो जरा बड़ी मेहरबानी होगी कैमरे की तरफ देखें। जी भाई साहब, जी क्यों अभी तो आपको दिलीप कुमार वाला पोस्ट दे रहे हैं ना सर, ऐसा करके थोड़ा सा 3/4 ये वाला, तो आप लोग जिसको जो ना बनाते तो सर मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि मोदी जी जब भी स्नान करते हैं, मोदी जी जब भी पूजा पाठ करते हैं, हाँ कैमरे तो होती हैं भाई, प्रधानमंत्री हैं, कैमरे तो होती हैं, लेकिन सामने से क्रिटिसिज्म ये आता है कि ये इलेक्शन स्टंट है, क्योंकि ये चुनाव के आसपास ही होता है। ये क्या है सर, जरा बताएं प्लीज संजय ठाकुर साहब। देखिए ऐसा है बजाज साहब जी, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आई न्यू दैट वाज कमिंग। जी बोलिए सर। तो ऐसा है कि अब वो लोग जो हताश हैं, निराश हैं, सत्ता की लूट में लगातार वर्षों तक लूट मचाए हुए लोग जब सत्ता से दूर हुए हैं, तो उनको एक रास्ता ढूंढना है, और उस रास्ता ढूंढने के मामले में ये लोग कोई भी मौका छोड़ने का मतलब छोड़ना ही नहीं, इनको कोई मौका छूटना नहीं चाहिए। किसी भी तरह से प्रधानमंत्री को बदनाम कर दिया जाए, देश को बदनाम कर दिया जाए। मैं याद दिलाना चाहता हूं मेरे मित्र को कि अखिलेश जी के जमाने में भी कुंभ हुआ है, और उस कुंभ का क्योंकि अखिलेश जी को समय नहीं था और वो तुष्टीकरण की राजनीति में अपने वोटरों को नाराज नहीं करना चाहते, इसलिए कोई भी इंटरेस्ट ही नहीं लेते हो। और आजम खान, कितनी बड़ी गाली है सनातन परंपरा, सनातन की बात करने वालों को कितनी बड़ी गाली है कि कुंभ मेले का इंचार्ज आजम खान को बना दिया जाता है। और इतनी बड़ी भीड़, जब छोटी मोटी भीड़ हुई थी क्या तो अखिलेश जी के समय में दुर्घटना नहीं हुई थी क्या? मैं ये जानना चाहता हूँ। दुर्घटनाएं दर्द देने वाली होती हैं, मन को द्रवित करने वाली होती हैं, और बजाय लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करने के, वोट की पॉलिटिक्स करके घड़ियाली आंसू बहाने से वोट मिल जाए। ये भी इस समय डिजिटल मीडिया का जमाना है बदा साहब, और दुनिया और देश हर चीज को देख रही है और हर चीज को समझती है। प्रधानमंत्री गंगा जी में डुबकी लगा रहे हैं तो मीडिया को कोई रोक तो देगा नहीं। भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, दुनिया के जो 5 सबसे शक्तिशाली राष्ट्र होंगे उनमें से एक राष्ट्र हमारा भारत, और भारत का प्रधानमंत्री इस उम्र में, इस कड़ाके की ठंड में अगर आपने ध्यान दिया हो तो वो कांप भी रहे थे, हिल भी रहे थे। ये साहस देखिए उनका, बीमार हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन नहीं। अच्छाई देखिए, ऐसा है कि इन लोगों को सिर्फ ये समाजवाद का मुखड़ा पहन के ये लोग समाजवाद की बात करते हैं। समाजवाद का कोई गुण है ही नहीं इनके अंदर, वरना अच्छा पक्ष भी तो देखते हैं। सिर्फ बुराई को ही देखना अगर आपने अपना मन बना लिया है, और जिन महानुभाव के जरिए ये लोग वक्तव्य करा के इस पूरे महाकुंभ की गरिमा को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठाए हों, और जिनको अपने दौरान की गई कुंभ में बढ़िया से पुलिस से कुटाई करवाई हो, मार इतना बेहाल कर दिया उस अविमुक्तेश्वरानंद को कि जिनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था। आज वही अविमुक्तेश्वरानंद पता नहीं किस लालच में इन लोगों की गुणगान, और जब कुटवाए थे वहीं जाके उनको गुरु बना लेते हैं। तो ये थूक के चाटने वाली जो संजय ठाकुर साहब,
there is no doubt that this is the largest congress in the world. पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा मिलना रिलीजियस इवेंट ये महाकुंभ हो चुका है, एंड पूरे दुनिया से अलग अलग यूरोपियंस हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, हर व्यक्ति यहां पर आए, महाकुंभ का आनंद उठा लिया, स्पिरिचुअली अपने आप को इवॉल्व कर दिया। मगर अखिलेश यादव जी अगर प्रश्न पूछ रहे अकाउंटेबिलिटी का, तो क्या एक सरकार के नाते देना ठीक नहीं है? बिकॉज अखिलेश यादव जी झूठ का कुलपति, क्या झूठ फैला रहे हो आप ठाकुर साहब? देखिए, ऐसा है कि जिसने पूरे जीवन भर झूठ बोला हो, जो झूठा होता है ना इंसान, उसको सारी दुनिया झूठी नजर आती है अपने आप को छोड़ के। इस देश का दुर्भाग्य यही है कि देश बहुत लंबे समय तक ऐसे हाथों में रहा जिन लोगों ने इसी चीज को अपना हथियार बनाया हुआ था। अब सौभाग्य से देश उन लोगों के हाथों में चले गया है जिन लोगों को दुनिया के हर क्षेत्र में एक नया दुनिया का कीर्तिमान बनाना है। वो चाहे सम्मान की बात हो, चाहे इकोनॉमी की बात हो, चाहे आपकी सांस्कृतिक धरोहर की बात हो, चाहे किसी भी क्षेत्र की बात हो। और इन लोगों को ये बात अच्छी लगती ही नहीं कि आप दुनिया में संजय ठाकुर साहब सबसे बड़ा आयोजन कर सकते हैं। संजय ठाकुर साहब गर्व महसूस होगा ही नहीं। संजय ठाकुर साहब लोगों ने तो अब वो पार्टी ज्वाइन की है बजाज साहब जी, जो नेशन रेजिंग वॉर अगेंस्ट नेशन वाले लोग हो गए। ये तो खुद इनको ये पता ही नहीं है कि नेशन के खिलाफ लड़ना देशद्रोह है, और ये इस तरह का बयान देते हैं ये लोग। सर डिड ही से नेशन और डिड ही से स्टेट? आई एम नॉट श्योर। ईश्वर इन लोगों की जो मति है उसको सुधार दें, यही प्रार्थना कर सकता हूँ मैं ईश्वर से। जी संजय ठाकुर साहब, क्या यही एक वजह है क्योंकि भारत का इतना सम्मान बढ़ गया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि आज 220 हिंदुस्तानियों को ट्रंप साहब ने वापस हिंदुस्तान भेज दिया, डिपोर्ट कर दिया वहां से? देखिए, ऐसा है बजाज साहब, बोलिए ऐसा है बजाज साहब कि ये समस्या पूरी दुनिया की है, खाली अमेरिका की नहीं है। अगर हम अपने यहाँ से दूसरे देश के जो नागरिक हैं, वो जो अनऑथराइज तरीके से भारत देश में आए हैं, अगर उनको हमने निकाल दिया जी, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि, और वो कोई भी देश जो अपने देश में अकाउंटेबिलिटी रखना चाहता है, इसका भारत की शक्ति से क्या सरोकार है बजाज साहब? मुझे आपसे ये अपेक्षा नहीं है। कोई गलत तरीके से गया होगा, अगर कोई विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करके अगर गया होगा और उसकी पहचान कर ली गई है, तो हम तो यही कह रहे हैं कि भारत देश में भी ऐसा हो, और इसीलिए हम लोग एनआरसी कराना चाहते हैं। लेकिन इस देश की जितनी विपक्षी और विरोधी पार्टियां हैं, उनको राजनीतिक रोटी सेकना है। लेकिन आपने प्रॉमिस किया है सर, जी, आदरणीय सम्माननीय अमित शाह साहब ने प्रॉमिस किया है कि देखिए सीएए पास हो चुका है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास हो चुका है, पार्लियामेंट ने पास कर दिया, दोनों हाउसेस पास कर चुके हैं। एनआरसी का जहां तक सवाल है, जब तक के नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस नहीं बनेगा, आपको मालूम कैसे पड़ेगा कि हमारे देश के नागरिक कौन है कौन नहीं है? लेट्स बी वेरी क्लियर। सो दैट इज कमिंग। देखिए बजाज साहब, सुनिए, दैट इज कमिंग। एक बात ऐड करना चाहता हूं। जी बोलिए। एक बात ऐड करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को जो करना है वो तो भारतीय जनता पार्टी करके रहती है। महाकुंभ जैसा पवित्र आयोजन, अगर वहां भी गड़बड़ियां फैलाने का, वहां भी गलत नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही हो अगर इस देश में, तो एनआरसी तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इंटरनेशनल मुद्दा है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जब खाली 2 सीटें थी ना देश में, तब भी उनके मैनिफेस्टो में यही था कि हम मंदिर बनाएंगे, हम 370 हटाएंगे, जी समझ रहे हैं, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे, जी था। तो जितना भी समय लग जाए बजाज साहब, समय कितना लगेगा, वो चीजें कब होंगी, इसके बारे में अभी मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन ये निश्चित तौर पे कहना चाहता मुझको जो कहा गया है, भारत का देश का नागरिक जाग चुका है और हमने जो चीजें कही हैं उन चीजों पे हम अटल हैं। वक्फ अमेंडमेंट भी लाके ही रहेंगे आप। 100% अमित शाह जी ने ऑन द फ्लोर कहा, इट विल कम, होगा वक्फ अमेंडमेंट बिल। वो तो मैं भी कह रहा हूँ होगा जी, बचा क्या है अब उसमें। जी राइट। सो लेट्स गो अक्रॉस टू डॉक्टर ढोरे। डॉक्टर ढोरे, वेलकम टू द शो, ऑलवेज अ प्लेजर हैविंग यू सर। वो जो आपकी मुस्कान है ना, जो हल्की, सॉरी सर लेट पहुंचा, वो जो हल्की सी मुस्कान है आपकी, वो हम मिस कर रहे थे बड़ी। तो ढोरे साहब, 220 हिंदुस्तानियों को वापस कर दिया गया, और आप ही के शक्ति सिंह गोयल साहब आज पार्लियामेंट में बोल रहे थे और बड़ी जोर जोर से बोल रहे थे कि भाई आप लोग कह रहे थे अब की बार ट्रंप सरकार न जाने ये सब। तो जैसा अभी संजय ठाकुर साहब ने कहा,
अगर कोई गैर कानूनी तरीके से किसी भी देश में गया है तो उसको तो वापस ही भेजेंगे ना सर। हाँ, ये वो अमेरिका हिंदुस्तान थोड़ी है कि यहाँ पर मेहमान बना के उसको वोटर बना देंगे। बोलिए सर। नहीं, ऐसा है सर कि हमको बहुत उम्मीद थी कि ट्रम्प की सरकार आने के बाद हिंदुस्तान के साथ उनके संबंध अच्छे रहेंगे, क्योंकि यहाँ मोदी जी की सरकार है और मोदी जी ने नारा दिया था अब की बार ट्रम्प सरकार। तो हमको लग रहा था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री उनके दोस्त है, तो हमारे देश के लोगों के प्रति उनकी भावना अच्छी रहेगी, सहानुभूति की रहेगी, प्रेम की रहेगी। लेकिन अब तो ये तो शुरुआत हो गई, उन्होंने निकाले लोग हिंदुस्तानी लोगों को, और उन्होंने जिस तरह से उनके पैरों में बेड़िया डाल के, हाथों में बेड़िया डाल के गुनहगारों की तरह उनको जो अपमानित किया है, तो वो बहुत बुरा लगा देखने के बाद। एक बात। दूसरी बात, अभी कुछ दिनों के बाद वहाँ पे जो भारतीय लोग हैं उनकी भी नौकरियां खतरे में है। हमने न्यूज़ में पढ़ा है कि नौकरी जो है दूसरे देशों के लोगों की, तो उसमें हिंदुस्तान के लोग ही ज़्यादा है अमेरिका में, तो उनकी नौकरियों पे भी खतरा आ गया। तो लिखा है अखबारों ने कि अरे ऐसा कैसा हो गया। तो और पहली शुरुआत तो यहाँ से हुई कि उन्होंने मोदी जी को बुलाया नहीं शपथ विधि को, तो यहाँ से तो शुरुआत हुई थी। मगर धोनी साहब 13 तारीख को मोदी साहब खुद वहां पर ट्रम्प से मिलने वाले हैं, और ये पूरे जो राहुल गांधी जी का ये नारा था कि आप भीख मांग रहे थे इनविटेशन के लिए, वो गलत साबित हो गए। मोदी साहब इज वन ऑफ द फर्स्ट। नहीं, ऐसा है, देखिए सर, ऐसा दूसरी है। बात जो दोनों नहीं, चीज नहीं, का आप एक साथ बोल देना। मैक्सिकन बॉर्डर से यहाँ के इलीगल इमिग्रेंट्स घुस रहे थे, तो मैक्सिकन बॉर्डर पे इनको पकड़ा था। मैक्सिकन बॉर्डर पे इलीगली जो इंडियंस एंटर करने वाले थे उनको यूजुअली अरेस्ट करके वहां पर डिटेन किया जाता है, उनको इन्होंने यहां पर प्लेन में भेज दिया। तो क्या इंडिया कैन नॉट सपोर्ट इलीगल इमिग्रेंट्स गोइंग इलीगली थ्रू मैक्सिकन बॉर्डर टू यूएस? धोनी साहब, तो अमेरिकन लॉ विल अप्लाई। नहीं, ठीक है, जो कानूनी कार्रवाई है उसके अंतर उनके तहत उन्होंने किया, लेकिन हिंदुस्तानियों को जिस तरह से अपमानित करके, जैसे कोई चोर डकैते हो, इस तरह से उनके साथ जो बर्ताव किया वो बहुत बुरा लगा। सर घुसपैठ ये- चोर डकैती तो होती है, और क्या होती है? घुसपैठ नहीं, ही है। ऐसा नहीं है सर। मैक्सिकन बॉर्डर में पहले ही ट्रंप ने वार्न किया था कि मैं यहां से एंट्री नहीं दूंगा, मैं यहां पर पूरे वॉल दीवार बनाने के चक्कर में हूं, द बिगेस्ट वॉल, और वही से सर, ऐसा है, हमारे देखिए, इंडियंस इलीगली वहां पर घुसना चाहे। मैं आपको एक बात बताता हूँ। बोलिए सर, जब ये प्लीज। यूक्रेन की लड़ाई चल रही थी, युद्ध चल जी, रहा जी। था, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के ऑफिशियल हैंडल से फेसबुक पर से दिया गया था, ट्विटर और फेसबुक पर से, कि देखिए मोदी जी ने 6 घंटे के लिए युद्ध रुकवा दिया बच्चों को लाने के लिए। ये महाराष्ट्र भाजपा के अधिकृत हैंडल से, सोशल मीडिया हैंडल से वायरल किया गया था। उसके बाद मोदी सरकार के जो परराष्ट्र मंत्रालय है उन्होंने इस बात का खंडन किया कि कोई हमने इंटरफेयर नहीं किया है और ऐसा कुछ हुआ नहीं कि भाई 6 घंटे के लिए युद्ध रुक गया है या रुकवा दिया गया है। ये बात गलत है। ये मोदी जी के परराष्ट्र मंत्रालय के अधिकारियों ने डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन यहाँ पर ये बात तो ठीक है सर, आपकी इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ सर। लेट मी रिमाइंड यू, यूजुअली अप टिल नाउ ट्रंप साहब के इनॉग्रेशन के पहले आज तक किसी भी यूएस प्रेसिडेंट की इनॉग्रेशन में किसी भी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को इनवाइट नहीं किया गया। ये ट्रंप साहब ने सबसे पहले परंपरा शुरू की है, नंबर 1। नंबर 2, यूके के प्राइम मिनिस्टर को नहीं इनवाइट किया गया, फ्रांस के प्रेसिडेंट को नहीं इनवाइट किया, जर्मनी के चांसलर को नहीं इनवाइट किया, स्पेन के प्राइम मिनिस्टर को नहीं इनवाइट किया, यहां तक कि किंग ऑफ स्पेन को भी इनवाइट नहीं किया गया, पोर्चुगल के प्राइम मिनिस्टर को नहीं इनवाइट किया। नहीं, ठीक है सर, पूरी बात सुन लीजिए सर। आपने बोला है, इट इज माई जॉब टू क्लैरिफाई टू माई व्यूअर्स। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर को नहीं इनवाइट किया, साउथ अफ्रीका के प्राइम मिनिस्टर को नहीं इनवाइट किया, ब्राजील के सिटिंग प्रेसिडेंट को नहीं इनवाइट किया, बोल्सोनारो हु इज द फॉर्मर प्रेसिडेंट एंड अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ प्रेसिडेंट ट्रंप एंड हिज बिजनेस पार्टनर, उनको इनवाइट किया गया था। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को इनवाइट किया गया है और जी जिनपिंग को इनवाइट किया, जो उन्होंने अपने डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर को भेज दिया। वैसे कोई प्रथा नहीं है कि प्रेसिडेंट के इनॉग्रेशन में, यूएस प्रेसिडेंट के इनॉग्रेशन में
हेड्स ऑफ स्टेट को या किसी और को इनवाइट किया जाए। ये प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब ने सबसे पहला शुरू किया है ये। अब आप बोलें सर, प्लीज। नहीं, ऐसा है सर, ये उम्मीद तो इसके लिए बढ़ गई थी लोगों को, जो लग रहा था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वालों ने इस तरह से माहौल किया था जी, कि भाई ट्रम्प और मोदी तो एकदम खास दोस्त हैं। लगता भी था और- सर, दोनों हाथ मिला तो- करके चल तो रहे थे सर रैली में, क्या बात कर रहे हाँ, हैं? तो ऐसा इसलिए इन्होंने और माहौल ऐसा प्रेसिडेंट किया ट्रम्प साहब ने था। भी बोला है माय फ्रेंड मोदी, कितनी बार नहीं, बोला नहीं। उन्होंने जी। लेकिन वो इसके लिए लोगों की जो भावना बढ़ गई थी कि वे अपने देश के प्रधानमंत्री को बुलाएंगे, ऐसे इसीलिए लोगों को लगा, और इसलिए चर्चा का विषय क्यों बना, बुलाया नहीं, ये चर्चा का विषय बन बट गया ना, 13 तारीख अखबारों को में जा आ रहे गया, तो टीवी पे congratulate चैनल नहीं पे आ करेंगे गया, सर। धोनी ये आ साहब- गया, ये क्यों आ गया? क्योंकि ये बन गई थी, ऐसा लोगों को लगा। ये माहौल किसने बनाया था? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग माहौल बनाते हैं। तो आप माहौल बिगाड़ रहे हैं, मतलब वेरी गुड। No, नहीं, नहीं, बिगाड़ रहे हैं, नहीं, नहीं, 13 नहीं। तारीख को नमस्ते ट्रम्प करने मोदी साहब जा रहे हैं, तो आप कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे? हाँ, सर लेकिन एक चीज याद रखिए, आई वुड लाइक टू रिमाइंड एवरीबडी, प्रेसिडेंट ट्रम्प इज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, इज नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो अमेरिकी इंटरेस्ट को देखेंगे सर, हमारे इंटरेस्ट को नहीं। हमारे नहीं सर, इंटरेस्ट को ऐसा देखने के लिए है, मोदी जी हैं। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से आपको एक बताता हूँ, और बोलिए एक बात, सर, बोलिए, कि बोलिए। आप जो है, मोदी जी जब भी जाते हैं कोई देश में, तो उस देश में जाने के बाद क्या हुए, क्या हस्ताक्षर हुए, क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए, ये सब देखना जरूरी है, और देश का क्या फायदा हुआ ये भी देखना जरूरी है। मैं आपको बताऊं, मैं 2015 से बोल रहा हूं कि मोदी जो विदेश में जाते हैं, वो तो जो उद्योगपति उनके दोस्त हैं, तो उनको वहां से कॉन्ट्रैक्ट दिला के आते हैं, और वो उद्योगपति सर भी उसके इतने ऊपर एक अलग बदमाश शो हैं। करेंगे। लेट मी गो बैक टू नहीं, अशोक नहीं, यादव ठीक है। सर, उसके ऊपर ठीक एक है। अलग शो करेंगे। लेकिन एक ठीक चीज है जो राहुल गांधी जी ने आज कहा, वो अपने शब्द उन्होंने वापस भी लिए हैं सर। कुछ शब्द जो है उन्होंने, बिकॉज उनकी ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाएगी। लेट्स बी वेरी क्लियर। अशोक यादव साहब, आप मिल्कीपुर के बारे में कुछ बात करने वाले थे सर, वो रह गई बात, प्लीज जरा बताएं अशोक यादव जी। नहीं, देखिए, मैं चूंकि आप दूसरी बात कर रहे हैं अमेरिका के को लेकर जी के, बोलिए उसमें- सर, बोलिए। हाँ, मैं बोल रहा हूँ। देखिए, हमारे देश की ये परंपरा रही, आपने कहा ना अमेरिका की ये परंपरा रही कि किसी राष्ट्राध्यक्ष को नहीं जो बुलाया जाता। ज्यादातर नहीं बुलाते, अभी तक तो ज्यादातर नहीं नहीं बुलाते। बुलाते। पहली जी। बार बुलाया। हाँ, जी। हमारे देश की भी एक परंपरा रही है कि हम लोग किसी देश में जाकर, किसी दूसरे देश में जाकर किसी राजनीतिक दल का प्रचार भी नहीं करते। हमारे नहीं करते। राष्ट्राध्यक्ष नहीं करते। नहीं मोदी करते, जी ने कभी पहली नहीं बार किए। किया। मोदी जी ने पहली बार किया जी। और आपने ये भी नहीं देखा होगा कि किसी विदेशी राष्ट्रपति को सत्ता में लाने के लिए कुछ पार्टी के लोग हवन पूजन किए हों देश में अपने, ये भी नहीं हुआ कभी। नहीं, कभी नहीं हुआ तो बताएं। नहीं हुआ, नहीं। तो ये सारी चीजें जो को इंसिडेंट्स होते आए थे, उस को इंसिडेंट्स को लेकर के हमारे देश के लोगों के अंदर इमोशंस थे कि जब इतना क्लोज रिलेशन है मोदी जी और ट्रम्प जी में, तो जब सी जिनपिंग को बुला रहे हैं तो माननीय मोदी जी को भी बुलाना चाहिए था उनको, और कोई बात नहीं थी। और दूसरी बात जो बहुत अच्छा हुआ नहीं बुलाया सर। जी। चाइना के खिलाफ न जाने कितने बड़े बड़े टैरिफ लगा दिए हैं, हमारे खिलाफ नहीं लगाए। बहुत अच्छा हुआ नहीं गए मोदी जी। थ्रेट्स- Very frankly, थ्रेट्स तो दे अगर रहे चले जाते वहां पे शक्ल दिख जाती तो ट्रम्प साहब बोलते 25% भारत पे भी लगा दो। बच गए सर। हाँ बोलिए नहीं, सर अशोक सर, यादव। धमकी तो दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं वो धमकी दे रहे हैं वो कि ब्रिक्स देशों के सारे देशों पे हम लगा देंगे टैरिफ जो है। अगर हम लोग डॉलर एज द इंटरनेशनल करेंसी उसे हम मूव करें, बट Accept बाय द वे, नहीं करते हैं तो। क्योंकि जी। आपने ब्रिक्स की बात करी, मैंने डॉलर की बात करी, इसलिए मैं चाहूंगा अशोक यादव जी इस पर जरा आप अपनी टिप्पणी दें। आज बिल्कुल, डॉलर बिल्कुल। की कीमत जो है, जहां तक मैं जानता हूं, इट इज 87 रुपीज 19 पैसा, 87 रुपए 19 पैसे का हो गया डॉलर सर आज। देखिए, बहुत तरक्की कर रहा है सर देश आज, अभी बहुत जल्दी सेंचुरी मारने वाला है रुपया। देखिए, जी। देश के आजादी के बाद से लेकर के, देश के आजादी के बाद से लेकर के, आप कहीं देख लीजिएगा, आप लोग तो इंटेलेक्चुअल पत्रकार हैं, देश की आजादी के बाद से इतना रुपीस का डीवैल्यूएशन किसी रिजीम में नहीं होता, किसी सरकार में नहीं हुआ था। जो डीवैल्यूएशन रुपीस का हुआ है करेक्शन सर, 87 रुपीज 38 पैसा, इट इज कभी नहीं क्लोज हुआ एट था। 87 रुपीज 38 पैसा सर। बिल्कुल। Sorry, जी, और बोलिए। ये बात ये किसके रिजीम में हुआ? जो व्यक्ति कहता था कि डॉलर रुपए की कीमत गिरती है तो देश की साख गिरती है, प्रधानमंत्री की साख गिरती है, जो ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले प्रधानमंत्री जी के रिजीम में जब इस तरह का रुपया डुबकी लगा रहा है, तो लोगों को सवाल खड़ा होता है कि माननीय मोदी जी तो बड़ी बड़ी बातें करते थे। दूसरी बात, आपने अभी हमारे भाजपा के साथी ने कहा कि देश का मान सम्मान बढ़ा, देश पर टॉप 5 शक्तिशाली देशों में आ गया। अभी फोर्ब्स मैगजीन ने टॉप 10 शक्तिशाली देशों की सूची जारी की थी, लिस्ट जारी की थी, उसमें हमारे देश का नाम नहीं है। क्यों नहीं है?
क्योंकि हम अगर कहेंगे कि हम नंबर 1 हैं तो हमारे कहने से नहीं होगा। जो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज हैं वो रेटिंग एजेंसियां जब उस पैरामीटर्स पे किसी देश को जब रखती हैं, उन पैरामीटर्स पे जब कोई देश खरा उतरता है तब उनकी रेटिंग में वो ऊपर जाता है। किसी के कहने से नहीं ऊपर नीचे करते हैं कि किसी का हमने कह दिया तो हम सबसे ऊपर हो गए। आप ये बताइए, आपने कहा ना कि देश में जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स थे वहां अमेरिका में गए सबको बाहर किया गया, अच्छी बात है। लेकिन यही काम कोलंबिया के जनता के साथ भी ट्रंप साहब करने वाले थे, लेकिन कोलंबिया के राष्ट्रपति बिल्कुल अड़ गए। उन्होंने रजिस्ट किया, उन्होंने विरोध किया कि इस तरह से हमारे नागरिकों को आप डिपोर्ट नहीं कर सकते, हम खुद मंगाएंगे अपने नागरिकों को। लेकिन यहाँ ये हथकड़ी बेड़ी और न जाने कितना इंसल्टिंग तरीके से हमारे देश के नागरिक, ठीक है उन्होंने गलती किया, मैं उसको नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम करके गए थे, उन्होंने गलती किया, लेकिन जो इंसल्ट करके उनको वापस किया गया, कम से कम सरकार को विरोध करना चाहिए कि इस तरह से मत भेजिए, आप उनको भेजिए या हम अपना एयर इंडिया का फ्लाइट भेजते हैं। जैसे कोलंबिया भेज रहा है वैसे हमारे देश का चाहिए था ना, 650 करोड़ का खर्चा था टोटल उनको लाने में, तो उतना सरकार नहीं बियर कर पा रही थी। और कम से कम रजिस्टर कर दी, जैसे कोलंबिया के राष्ट्रपति ने रजिस्टर किया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा देखिए, हमारे भाजपा के साथी ने कहा कि आजम खान को, चूंकि मैं ट्रैप चेंज कर रहा हूं, इनकी बातों का भी थोड़ा जवाब दे दूं। उन्होंने कहा कि आजम खान को कुंभ मेला का प्रभारी बनाना एक तरह से गाली थी। मुझे लगता है शरणार्थियों के लिए गाली थी, ऐसा गाली थी जी जी। तो हमारे देश की जो ब्यूटी रही है, हमारे देश की जो सोल रही है, वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, सॉरी डाइवर्सिटी इन यूनिटी, तो अनेकता में एकता का सिद्धांत हमारे देश का सोल रही है। और भारत और ब्रदरहुड ये हमारी कल्चर रही है, सबको हम लोग साथ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। उल्टा बोल रहे हैं। वही बोला था हाँ, उन्होंने ठीक पहले, है। फिर आपकी शक्ल आप देख भावना करके चेंज समझ कर लीजिए लिया। उनकी, आप उनकी भावना हाँ। समझ लीजिए। तो ये देश की हमारी आत्मा है, हमारे देश की आत्मा है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता। लेकिन अगर इसको अगर आप गाली कहेंगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप देश की आत्मा को भी गाली दे रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अधिकारी कोई भी हो, उसका कम से कम जो अंतरात्मा साफ होनी चाहिए, कम से कम श्रद्धालुओं की लाशों को न छुपाता हो, कम से कम श्रद्धालुओं की लाशों के साथ अमानवीयता न करता हो, उनकी लाशों को गंगा जी में न बहाता हो। ऐसा तो नहीं किया था उन्होंने। वो जो रेलवे में भगदड़ मची थी, वो मची थी, उसको हम लोग स्वीकार किए और तत्काल हम लोग स्वीकार किए कि इतने लोगों की जान गई है। हम लोग चोरी नहीं किए और यहाँ पे उनका संवेदना नहीं व्यक्त किए। अरे माननीय मोदी जी ने संवेदना व्यक्त किया, माननीय राष्ट्रपति महोदय ने संवेदना व्यक्त किया महामहिम, लेकिन तमाम लोगों ने संवेदना व्यक्त किया। लेकिन माननीय योगी जी कितने देर बाद संवेदना व्यक्त करते हैं? 18 घंटे तक, 17 घंटे बाद, आफ्टर 17 आवर उनके आंसू आते हैं। वो भी आंसू कैसे आंसू थे पता नहीं, कैसे आंसू थे मैं नहीं जानता। अशोक यादव जी, और- मिल्कीपुर में मिल्कीपुर जो पाइपोल्स थे, अयोध्या पुलिस ने अखिलेश यादव जी से रिक्वेस्ट किया कि ट्वीट के माध्यम से गलत इंफॉर्मेशन ना फैलाए। उन्होंने कहा हम लोग आई कार्ड चेक कर रहे थे, जो पोलिंग बूथ के अंदर जो एजेंट थे उनके आई कार्ड चेक कर रहे थे, और अखिलेश जी ने देखा कि वोटर्स जो आ रहे, पुलिस उनके आई कार्ड चेक कर रहे थे। तो क्या एक प्रकार से हाउ डू यू सी दिस पर्टिकुलर रिएक्शन? अयोध्या पुलिस क्या झूठ बोल रही है कि अखिलेश यादव जी इज राइट? देखिए, वहां पे कुछ घटनाक्रम का मैं जिक्र कर दूं। आपने देखा होगा, एक पत्रकार ने एक बूढ़े मतदाता को रोका और पूछा, दादा कैसे वोट आपने किया? उन्हें ऑन कैमरा एक्सेप्ट किया कि अंदर बहुत अच्छे अधिकारी लोग थे, मैं अकेले 6 वोट मार के आ रहा हूं। आपने देखा होगा वीडियो। उन्होंने कहा अंदर अधिकारी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, और मैंने अकेले 6 वोट मारा है। हाँ, किस तरीके से सर? ये चीज उसने उन्होंने कैसे- एक्सेप्ट किया है। एक ही मशीन पे क्या अलग अलग मशीन पे? अब कैसे किया उन्होंने, आपको मैं वीडियो भेज दूंगा, आपको नहीं, मैं एक उनकी ही वीडियो मशीन भेज दूंगा। पे। एक ही मशीन एक पे ही उन्होंने, मशीन पे। समाजवादी को पढ़ा कि बीजेपी को पढ़ा है? वो वोट अच्छा, उन्होंने ये भी किसको बोला कि पकड़ा है? मैंने भाजपा को वोट दिया है। अच्छा, भाजपा। उन्होंने ये भी बोला है कि मैंने भाजपा को 6 वोट मारे हैं। अब अधिकारी बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। अब ये बताइए कि अगर चुनाव आयोग के अधिकारी कोऑपरेट करके फर्जी वोट डलवा रहे हैं भाजपा को, ये हम नहीं कर रहे हैं, ये वहां का एक जनरल मतदाता बोला है, उस निष्पक्षता पूर्वक बोला है। ये बूथ है रायपट्टी बूथ है, रायपट्टी की घटना है ये बूथ जो है मिल्कीपुर में।
इसके अलावा भी कई घटनाएं जो वहां के समाचार जो हमारे पत्रकार साथियों ने पकड़ा, कई लोगों को वहां पे फर्जी वोट, रोमेश कुमार करके कोई था, उसने कहा कि हम दूसरे के आधार कार्ड पे वोट डाल के आए हैं, जब वो पकड़ा गया तो इस तरह से अनगिनत घटनाएं हुई। और कुछ पोलिंग बूथ की रिकॉर्डिंग भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ट्विटर पे डाला है कि लखनऊ से या पार्टी कार्यालय से बोल रहा है कोई कि आपको जो टारगेट दिया गया तो टारगेट आपने अचीव किया कि नहीं, तो बोला नहीं सर हो गया, जो आपके हिसाब से जो चीजें थी वो सब टारगेट अचीव हो गया। बस आप अशोक जी, बताइए, मगर बेईमानी का आपके भी टारगेट पोलिंग होता है एजेंट क्या? भी थे ना, आपके पोलिंग एजेंट भी थे जहां 6-6 वोट मार रहे थे कि नहीं थे? आपके पोलिंग एजेंट नहीं थे? समाजवादी पार्टी के पोलिंग एजेंट उनके रहते हैं पोलिंग 6-6 एजेंट, वोट। देखिए बिल्कुल आपने सही सवाल किया, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। पोलिंग एजेंट्स जो होते हैं वो बूथ के, वो हमारे जो जहां पे पोलिंग होती है उसके बाहर होते हैं, बूथ के बाहर होते हैं, हाँ, बूथ के अंदर नहीं बाहर होते रहते हैं। बाहर रहते वो उनको बाहर उनको रहते, बाहर अंदर थे। जाने के नहीं रहते। नहीं, बराबर। नहीं, नहीं, हाँ, but जो उनको जो अंदर नहीं वोट जाने करने दिया जाता जाते है। हैं, पोलिंग बूथ जो बूथ है वहां पर वोट करने जाते हैं, सब लोग देखते तो हैं कि एक ही आदमी है। नहीं 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 सर, वो रूम के अंदर बाहर जाके- रहते हैं। वो पोलिंग एजेंट जो रूम के बाहर रहते हैं, अंदर सिर्फ उनके अधिकारी लोग रहते हैं, और मगर जो वोटिंग वो डालने एक जाता चिट है वही लेके रहता जाएगा है। अंदर, वो एक चिट में एक वोट दबाएंगे, वो फिर बाद में बाहर आएगा, फिर दूसरे जाते हैं। नहीं तो उनको परमिशन दिए होंगे ना उन्होंने 6 वोट कि एक साथ दबाओ 6 वोट। 6 एक वोट के बाद नहीं, एक के बाद होता होता क्या है। है? I देखिए find होता this क्या, वजह से सर, मैं आपको सर, बता दूं, होता सर, क्या एक है और- कि होता क्या है कि क्या अगर पोलिंग के जो पीठासीन अधिकारी जो प्रिजाइडिंग अफसर है उसके पास सारा सिस्टम होता है। एक हाँ। व्यक्ति जो 6 बार वोट डाला होगा वो 6 लोगों महाराष्ट्र के में नाम से होता है। अलग अलग डाला आपके होगा। समाजवादी ये पार्टी के पोलिंग सर, एजेंट ने ऑब्जेक्ट नहीं किया। धनंजय मुंडे ने भी किया ऐसा। नहीं नहीं, समाजवादी पार्टी के पोलिंग एजेंट जो अयोध्या में आपके एमपी है, आपके पोलिंग एजेंट यानी ऑब्जेक्शन नहीं उठा नहीं पाए, देख नहीं पोलिंग पाए। एजेंट, देखिए सर, पोलिंग एजेंट बाहर होता है, जो बूथ जहां पे वोटिंग होती है वहां कोई अलाउड नहीं होता है, वो अंदर नहीं पोलिंग एजेंट जा सकता। अंदर सिर्फ अधिकारी रहते हैं, जिसको वोट डालना होता है वो रहता है। जो सारे एजेंट्स है, भाजपा के एजेंट हो चाहे सपा के एजेंट हो, सारे एजेंट आउट ऑफ बूथ रहते हैं, बूथ के बाहर रहते हैं वो। जी अब ये सवाल सर, छोटी सी बात है, क्या हुआ, अब उसके बाद मैं संजय ठाकुर साहब के पास आता हूं। लोकसभा चुनाव के पहले, रिजल्ट के पहले जब एग्जिट पोल्स आई, एक एग्जिट पोल ने तो कह दिया था कि साहब 400 पार हो गई भारतीय जनता पार्टी, कोई 350 के नीचे दिखा नहीं रहा था। हमारा खुद का अनुमान था, मेरा खुद का, मैं अपनी बात कर रहा हूं कि भाई 325 आएंगी मिनिमम भारतीय जनता पार्टी की। और पहली बार लाइफ में मुझे इलेक्शन प्रेडिक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने फेल करवा दिया। इसके लिए मैं संजय ठाकुर साहब को जिम्मेवार मानता हूं कि मेरी प्रेडिक्शन फेल आपने करवाई है सर, आप सिर्फ 240 लेकर के आए। मेरा ये कहना है, बाद में फिर ये खबरें आई कि मार्केट ऊपर गई, प्रॉफिट टेकिंग हुई, लोगों ने बीजेपी को जान करके पुश कर दिया, जिसकी वजह से मार्केट वेंट अप एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। क्या वही चीज आम आदमी पार्टी के एग्जिट पोल्स में, यानी दिल्ली के एग्जिट पोल्स में देखने को तो नहीं मिल रही? अशोक यादव जी, हर कोई दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। दो एजेंसीज को छोड़ के वो कह रही हैं कि आम आदमी पार्टी इज रिटर्निंग विद अराउंड 40 और 44 सीट्स। बाकी हर एक कोई दिखा रहा है बीजेपी 44 to 54 सीट्स। इधर ये क्या है? एग्जिट पोल के नतीजे काफी उलट पलट वाले रहे हैं। आप देखिए, जो भी महाराष्ट्र को लेकर के, झारखंड को लेकर के या लोकसभा चुनाव को लेकर के बहुत सारे दावे किए गए, वो सारे दावे उल्टा साबित हुए। और जो दिल्ली का जहां तक मामला है, आपने पूछा, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसके वजह से उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी डेवलप हुई हो मतदाताओं के मन में। कोई एंटी ये आपके इनकम्बेंसी मुताबिक नहीं जी। है। लेकिन भाजपा मैंने के सवाल पास जो सिर्फ आपसे एक मुद्दा पूछा, था। ये एग्जिट पोल जो है कहीं मार्केट की तरफ एम तो नहीं है कि मार्केट को उछाल दीजिए, फिर सेलिंग कर दीजिए, प्रॉफिट टेकिंग कीजिए, जो रिजल्ट आएगा देखा जाएगा? नहीं, इस बात में मैं आपकी बात को मैं मानता हूं। इस बात का रिसर्च करके किसी एजेंसी ने बताया था कि लोकसभा चुनाव को लेकर के जो शेयर बाजार और जो एग्जिट पोल देने वाली एजेंसियों के बीच में कुछ साठगांठ थी, जिसकी वजह से इस तरह का जो है बढ़त दिखाया गया भाजपा को। जी। तो ये सारी चीजें होती हैं। आपने संजय जो ठाकुर कहा, साहब, जी संजय ठाकुर साहब, अब आप बताएं। संजय ठाकुर साहब, डू यू कंट्रोल द एग्जिट पोल्स? सर बताएं प्लीज। देखिए, ऐसा है, जहां तक मेरी जानकारी है बजाज साहब, वो यही जानकारी है कि एग्जिट पोल के लिए आप लोग एरिया वाइज कुछ सैंपल होता है, आप सर्वे करते हैं जी, और जिस तरह से पार्टियां मैदान में लड़ रही होती हैं उसका एक आकलन होता है, उसके बेसिस पे आप लोग एक एग्जिट पोल बताते हैं। जी करेक्ट।
अब जो दिल्ली की स्थिति है वो ऐसी है कि आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस भी थोड़ा ठीक कर रही है, ऐसा लोग बता रहे हैं। और अगर वहां ट्रायंगुलर फाइट हो रही है, ये नजर में आ रहा है, जो अब तक समझ में आ रहा है, तो उसके रिजल्ट आपके सामने होंगे। सबके अपने एग्जिट पोल हैं। एग्जिट पोल का और इलेक्शन सिस्टम का अगर कोई नाता होता हमारे पास में, कहने को विरोधी कुछ भी कह दे कि हम एग्जिट पोल भी कंट्रोल करते हैं, हम ईवीएम भी कंट्रोल करते हैं, लेकिन इस बात का जवाब कोई नहीं दे पाता कि 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शन में इस देश में गलत नैरेटिव फैलाया गया। और अगर हम 240 पे रुक गए, आपने कहा कि मैंने आपकी भविष्यवाणी को साबित कर दिया गलत, जी। तो इतना तो बहुत आसानी से हम कर सकते थे कि चीजें हमारे बहुत कंट्रोल में थी, तो हम अपने लिए 272 से 275 तो कर ही लेते। करेक्ट। लेकिन देखिए, ये लोकतंत्र की खूबसूरती भी है और ये लोकतंत्र की कमजोरी भी है कि जो लोग सत्ता में बैठे होते हैं वो लोग सच बात करते हैं, सच की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, लोगों की बात करते हैं। और जो लोग विपक्ष में बैठे होते हैं उनको किसी भी कीमत पे सरकार में आना होता है, इसलिए सरकार के हर अच्छे काम को भी बुरा बना के प्रेजेंट करते हैं और उसी तरह से प्रेजेंट करके इस एक माहौल खड़ा करने की कोशिश करते हैं। मैं अपने दोनों मित्रों को सुन रहा था, मुझे लगता है कि मेरे दोनों मित्र बहुत बड़े ही नेता हैं, भी बड़े नेता और राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। इन लोगों का जमीनी राजनीति से शायद संभवतः संबंध न रहा हो, कार्यकर्ता न रहे हो, इसलिए किसी पोलिंग बूथ के कभी एजेंट न रहे हैं। मैं इस चीज को क्लैरिफाई करना चाहता हूं। मैं पोलिंग बूथ का एजेंट रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं आपको कि गलत चीजें लोगों तक नहीं जानी चाहिए। जो प्रिसाइडिंग अफसर का रूम होता है उस रूम में पूरी सिस्टम होती है, जो पोलिंग एजेंट होते हैं उसी रूम में एक किनारे पे मशीन रखी होती है, उसको एक तरफ से ढक दिया गया होता है और पोलिंग एजेंट, उस बूथ के एजेंट भी उसी कमरे में बिठाए जाते हैं। ये सत्य है। दोनों नेता ये कह रहे हैं कि बाहर रहते हैं, बिल्कुल कमरे के बाहर नहीं रहते हैं। हर पार्टी के पोलिंग एजेंट उसी रूम में एक किनारे पे बिठाए जाते हैं और अपनी एक एक वोट को वेरीफाई करके जितने वोट होते हैं उसको कट करते हैं। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये कहना चाहता हूं कि ये सारी भारतीय जनता पार्टी के लोग जो गड़बड़ियां कर रहे थे वो अखिलेश यादव को फोन कर करके कह रहे थे और अपनी वीडियो दिखा रहे थे, क्योंकि वो सारी इंफॉर्मेशन डायरेक्ट अखिलेश यादव जी को दे रहे थे और समाजवादी पार्टी को दे रहे थे, इसीलिए उनके पास ये सारी जानकारियां जा रही थी। देखिए, इन लोगों का अपना एक प्रोपोगंडा मशीनरी है जिनको अपनी और चुनाव के बीच में 12 बजे से अगर आप इस तरह का प्रोपोगंडा शुरू कर दें तो इसका साफ मतलब दो है, या आप अपने जो आपके मतदान करने वाले लोग, आपके तुष्टीकरण की नींद से घर पे बैठे हुए लोग हैं, आप उनको संकेत दे रहे हैं कि भाई जल्दी जल्दी निकलो, ये मतदान हमारे खिलाफ हो रहा है, या आप उसी वक्त चुनाव में हार मान लेते हैं और आप जानते हैं कि हम हार रहे हैं, इसीलिए इस तरह के आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। मैं नहीं जानता कि ये हार रहे थे इस बात के अंदेशे से ये कर रहे थे या अपने सोए हुए मतदाताओं को जगाकर बूथ तक भेजने के लिए कर रहे थे। ये तो जब मिल्कीपुर का रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। लेकिन मैं बड़े आदर के साथ ये कहना चाहता हूं कि किसी भी लोकतंत्र में, किसी भी राजनीतिक सिस्टम में हर संवैधानिक संस्थाओं पे आरोप लगा देना, हर संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ एक प्रश्न चिन्ह निर्माण कर देना, यही लोकतंत्र के लिए सबसे घातक है। और जो लोग अपने आप को संविधान के रक्षा का बोझ उठाने का दावा करते हैं, वही लोग संविधान को, संसार जानता है, इतिहास जानता है कि उन्हीं लोगों ने पूजनीय बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को सबसे ज्यादा धता बताया हुआ है, सबसे ज्यादा बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को तकलीफ दिया है, उनके जीवन काल में उनको तकलीफ दिया है। और आज वही लोग पूजनीय बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेके इस देश में झूठा गलत नैरेटिव तैयार करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस देश की महान जनता इन सारी चीजों को, मैंने कहा ना, ये डिजिटल जमाना है। डिजिटल युग में सारी चीजें, हर आदमी के हाथ में मोबाइल फोन है और हर आदमी पल पल की खबरें देख रहा है। और आम आदमी जो अपने गांव में, देहात में, मोहल्ले में, बाजार में घूमता है, रहता है, ठाकुर साहब, किसी भी राज्य में जब डेवलपमेंट की बात होती है, वो डेवलपमेंट साफ दिखाई दे, तब आप लोगों को गुमराह करना मुश्किल हो जाता है। ठाकुर साहब, इस महाराष्ट्र, क्या महाराष्ट्र सेकंड स्टेट होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट करने में? यहां आपको ब्रूट मेजॉरिटी मिला है, 230 प्लस सीट्स यहां पर आपको है। आज एकनाथ शिंदे जी ने संकेत दिया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में तीनों मिलकर चर्चा करेंगे, तो एक संकेत दे रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड महाराष्ट्र सेकंड स्टेट होगा इनकॉर्पोरेट करने के लिए। कितनी सच्चाई है इसमें?
देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि इस पे बहुत सिंसियरली काम हो रहा है, और मैं ये बताना चाहता हूं आपसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का फायदा पूरे देश को होना है, हर मत मजहब के लोगों को होना है। लेकिन ये चीजें हो न जाए इसलिए गलत, वहां पे भी भ्रम फैलाकर एक गलत नैरेटिव पैदा करने की कोशिश देश की विपक्षी पार्टियां करेंगी। महाराष्ट्र बहुत सिंसियरली इस पे काम कर रहा है, और जल्दी ही आप लोगों के सामने उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, महाराष्ट्र तो देश के सभी राज्यों में सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव राज्य है। महाराष्ट्र की महान धरती है, संतों की भूमि है, महान, और जिस भूमि पे बाबा साहब अम्बेडकर ने जन्म लिया हो, जहाँ पे जो बाबा साहब अम्बेडकर की कर्म भूमि रही हो, अगर उस प्रदेश में संवैधानिक व्यवस्था को अच्छी तरह से लागू करने की पहल नहीं होगी तो फिर कहाँ होगा। जी, दुरुस्त इसलिए बात। उस पे काम हो रहा है, और वो निश्चित तौर पे जल्द से जल्द किया जी, और अभी अभी अशोक यादव जी ने फोर्ब्स लिस्ट को मेंशन किया था, टॉप 10 मोस्ट पावरफुल कंट्रीज इन द वर्ल्ड। हाँ हाँ, वो रह गया था, उस जी, पे बोलिए मुझे सर। कहना था। By the way, do you देखिए, believe ऐसा है Forbes? वजह साहब। One second. Do you believe Forbes? That's what I want to know from you. जी, देखिए, फोर्ब्स को बिलीव करने का सवाल इसलिए नहीं उठता बजाज साहब कि जो लोग फोर्ब्स की बात करते हैं उनको फोर्ब्स जो जिन 5 क्राइटेरिया पे काम करता है उस क्राइटेरिया के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। आपको याद होगा, इसी तरह से एक इंटरनेशनल एजेंसी ने कह दिया कि भारत पाकिस्तान से भी और बांग्लादेश से भी ज्यादा गरीब है। अगर आपको याद हो, अफगानिस्तान से भी ज्यादा गरीब जी, हो। करेक्ट तो वो है। कौन मेल न्यूट्रिशन इन पूरी इंडिया दुनिया में- इज मोर देन अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, ये कहा गया था सर। जी, पूरी दुनिया में हर जगह हर सेटअप पे लेफ्टिस्ट माइंड के लोग बैठे हुए हैं, जिन लोगों ने भारत का इतिहास खराब किया हो। बहुत जगह पे किसी ऐसे लेफ्टिस्टिये को मौका मिल गया होगा, रहा होगा वहां, उसने अपना काम कर दिया। लेकिन Forbes वो list shows दुनिया India की is number चौथी 12. पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो, जिसका प्रधानमंत्री शक्तिशाली हो, दुनिया के दूसरे देश कह रहे हो, उस देश को 10 के बाहर निकाल के 12वें नंबर पे कर देना, जी। तो इस चीज को अशोक यादव जी को सूट करता है, मान सकते हैं। लेकिन भारत देश के लोगों को सूट नहीं करता, इसलिए भारत देश का आम नागरिक भी इस बात को नहीं मानेगा। मैं तो अपेक्षा कर रहा था कि इस बात का प्रचार नहीं करेंगे, बल्कि ये कहेंगे कि कैसे हिम्मत होती है इन लोगों की ये करने की। लेकिन नहीं, हम तो कह ही रहे हैं कि जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं वो कोई मौका छोड़ते नहीं हैं। उनको सरकार को बदनाम करना है, सरकार को हताश निराश बताना है, सरकार को कमजोर बताना है, सरकार को अलोकतांत्रिक बताना है। इनके दिन रात इसी पे काम चल रहा है। तो मैंने पहले ही कहा, डिबेट की ओपनिंग में ही कहा कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है। जी, डॉक्टर ढोने। लेकिन हमको जो करना है हम वो सर, कहेंगे। सर, डॉक्टर हमने ढोने अपना साहब। एजेंडा सेट किया हुआ है, समय नहीं बता सकते, लेकिन सारे एजेंडे पूरे किए जाएंगे, निश्चिंत रहें। But जबरदस्त। Dhole साहब, you know, the World Bank, United Nations, IMF, सबने कहा India is the fastest growing economy. India is the fastest growing economy in the world, and चाइना से भी आगे जिस रफ्तार से इकोनॉमी बढ़ रहे हैं, तो सब लोग इक्वली एकदम सेटिस्फाइड थे कि इंडिया इज नंबर 1 एमर्जिंग एंड फास्टेस्ट इकोनॉमी। नहीं, सर, नहीं, नामबियार हाँ, साहब, नामबियार सर, साहब, सर। हाँ बोलिए। नामबियार साहब, हाँ। आप ये जो बात कह रहे हैं ना, वो इस देश के विरोधियों को सुनाई नहीं पड़ी है ना। मैंने कहा ना, क्योंकि नहीं, ये सुन उनके रहे हैं हम। एजेंडे को सूट नहीं करते। नहीं, हम सुन रहे हैं सुन रहे सर, हैं, हम सुन उस पे रहे बात हैं। आते हैं। आवाज जा रही है सर। आते ये हैं। उनके एजेंडे को नहीं, सूट हमने नहीं सुन करती लिया। है। भारत सुन लिया। देश का कोई महिमा मंडन करे, नहीं, भारत हमने देश सुन के बारे में लिया। कोई अच्छी बात करे, वो बातें ये लोग सुन नहीं सकते हैं। चलिए ये डॉक्टर ठीक है, ढोने। सर, सर, बात ये लोग सुनते जी, हैं। जी, संजय ठाकुर साहब, नहीं, आपकी बात आ गई। करते हैं। माशाल्लाह। सर, हाँ, जी, ऐसा डॉक्टर ढोने है, बोलिए। आप जो बोल रहे हैं, हमने सुना है कि भाई देश जो है 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया, बराबर? जी, तो और पांचवी fastest बड़ी growing economy, अर्थव्यवस्था fastest बन growing गया। economy अरे सुने, सुना नहीं, नहीं ठीक है। है, ठीक आप है, ये ठीक है, मान ठीक लीजिए है। कि ये सत्य अब मान है। लिया मान लिया कि देश, अपना देश हिंदुस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, अकॉर्डिंग ठीक टू है? जीडीपी। जाकर जीडीपी, लेकिन आप पर कैपिटा इनकम कितना नीचे आ गया ये भी देख लीजिए। गरीब लोग और गरीब हो रहे हैं, मिडिल क्लास भी गरीब हो रहे हैं। अब ये देख लीजिए पर कैपिटा इनकम कितनी बढ़ गई है, देखिए। ये नहीं देख रहे आप जनता को क्या सहूलियत मिल रही है, जनता को क्या सुविधा मिल रही है, जनता के पास कितने पैसे। देश यानी क्या है? देश यानी देश की जनता। देश की जनता भूखी नंगी है, अभी देश की जनता त्रस्त है, बेरोजगारी 45 साल में। नहीं, 45, हाँ हाँ, हकीकत है। इनकम की बात करने वालों को ये पता होना
होना चाहिए कि पर हाँ। कैपिटा इनकम का संबंध सीधा आपकी देश की जनसंख्या से है। आज नहीं, हम देश दुनिया के सबसे वो बड़े- ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बड़े क्या आबादी पहले से वाले कम हुए देश ना, हैं और पहले दुर्भाग्य से कम वो हुई देश भैया। है भैया आप जो ये बात लगभग- सुनिए हमारी। लगभग नहीं, करोड़ों नहीं, करोड़ों की हमारी तादाद बात में सुन इस लीजिए देश पहले। में नहीं, जबरदस्ती नहीं, घुसे पहले- हुए जो लोग हैं ना, ठीक है। घुसपैठियों को हम तो 10 खिला साल रहे से हैं। क्या कर रहे हैं मोदी हमारी जी? per capita income 10 साल को से इस देश क्या में कर रहे हैं? घुसपैठिए घुसपैठी खा आ रहे हैं। उसकी भी सर बात आप एक करनी मिनट रुकिए। पड़ेगी आपको। नहीं नहीं नहीं, ठीक है ना, हम बोलते हैं इस देश में घुसपैठे घुस रहे हैं। मोदी जी क्या कर रहे हैं 10 साल से? मोदी जी के निकालो पास उनको साल भी बाहर। नहीं घुसे हैं। क्यों नहीं निकालते आप? 10 आजादी साल के से तो बाद घुस से अब गए। तक घुसते रहे हैं। मोदी जी तो के क्या काल कर में रहे हैं तो आप? उनको निकलने की व्यवस्था की जा नहीं, रही कहाँ है। कहाँ तो है? आप कहाँ जैसी निकाल रहे महाशक्तियां हैं? उसका विरोध अरे कर कहाँ रही हैं। निकाल रहे हैं? निकाल आप लोगों दो। ने कभी एकजुट से ये कहा क्या कि घुसपैठियों NRC को हो निकाल जाए, दो। कि ये अरे लागू आपके कर हाथ दिया में है जाए, कभी आप सरकार, लोगों ने आपके हाथ समर्थन में किया? सरकार है। क्यों नहीं आप लोग जो चाहे वो समर्थन कर करते सकते हैं। कि सिर्फ जनगणना बातें ठीक करते से हो? हैं आप लोगों को सिर्फ तो बात जातिगत करते हैं, जनगणना घुसपैठियों कराना को है, निकालिए। आप लोगों को देश में विद्रोह उत्पन्न कराना है। आप अरे लोगों को देश संजय की ठाकुर आजादी साहब की उनको बोलने तो आप दीजिए। लोगों को देश की संजय ठाकुर साहब, इट इज नो सर, सीक्रेट। घुसपैठियों की बात ऐसा आप छोड़ है, दीजिए सर। ये एक मिनट डॉक्टर ढोले, मुद्दा- 1 सेकंड हाँ। सर। संजय ठाकुर साहब और अशोक यादव साहब, घुसपैठियों की बात अगर आप 1 सेकंड के लिए बाहर भी रख दें, ये मान लें कि मोदी जी के आने के बाद एक भी आदमी नहीं आया अंदर इलीगल तरीके से, मान लेते हैं, चलिए, उसके बावजूद अकॉर्डिंग टू पर कैपिटा इनकम इंडिया इज रैंक्ड 140th। दीज आर IMF फिगर्स सर, दीज आर नॉट माई फिगर्स। 140वीं पोजीशन है। आप उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। कुछ इसलिए नहीं कर सकते, भले आप हो, अशोक यादव जी हो, डॉक्टर ढोने हो, यानी आप तीनों की पार्टी हो। सर 153 करोड़ है हम लोग, अभी 143 करोड़ पे आप कैलकुलेट कर रहे हो। अगर यही तो मैं कह 143 रहा हूं। करोड़ की जगह पे आप 153 करोड़ पे कैलकुलेट करोगे तो और नीचे जाएंगे। लेट्स बी वेरी क्लियर, आई एग्री, पॉपुलेशन इज अ देखिए, बिग ऐसा एसेट है- सर, पॉपुलेशन इज अ नहीं। बिग एसेट फॉर अस, आई एग्री अच्छा विद सर यू। सर सर नहीं, अब ठीक आप है। बोले, अभी डॉक्टर आपको होने एक बोलिए। बात बताता हूँ, सुनिए सुनिए। बोलिए, बोलिए। अभी जो बात होती है, देखिए जब 2014 में देश पे कर्जा था 50 लाख करोड़, अभी 10 साल में 205 लाख करोड़ हो गया। अच्छा, क्या विकास हुआ? अब लोग बोलते रास्ते बने, सड़क बनी, लेकिन रास्ते और सड़क ये पैसों से नहीं बनी, वो तो कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिए गए कि आप ये बनाओ और बाद क्या में बात टोल करते वसूलते हैं? रहो। कोई कुछ भी टोल बात करते वसूलते हैं। कर डॉक्टर दो। ढोले साहब, आप पढ़े हाँ, लिखे टोल आदमी हैं। टोल टोल आप लगे क्यों हुए इस हैं तरह की भैया। बात करते हैं? हाँ, टोल वसूल रहे हैं 2014 लोगों में से। फॉरेन रिजर्व कितना था और आज फॉरेन भैया रिजर्व दो कितना है, ये सुनिए, भी बताइए ना देश लोगों पे को। देश पे कर्जा था 50 नहीं, लाख आप करोड़, एक तरफ की आज है। 205 देखिए लाख करोड़ हो ढोले गए साहब, 10 साल ढोले में। साहब, ढोले नहीं साहब, नहीं आप नहीं, जैसे हकीकत पढ़े है ये। लिखे आदमी से इस तरह की उम्मीद नहीं है। मैं हकीकत बोल रहा हूँ, आप दोनों देख पक्ष लीजिए गूगल बताइए, पे। सिक्के का एक पहलू मत बताइए। डॉक्टर नहीं, ढोले कहा साहब, विकास? 150 करोड़, 1.5 लाख करोड़ आपने जो 150 लाख करोड़ ये 10 साल में खर्चा किया, कर्जा किया, डॉक्टर वो साहब, कहाँ फॉरेन गया? रिजर्व 2014 और में कितना था और आज फॉरेन रिजर्व कितना है, ये भी आप देश को बता दें। जब भैया ये बात सोना कर गिरवी रहे हैं, तो रखने का मेरा काम अनुरोध पड़ा है अपने को, आपसे। सोना आप बहुत ही रिजर्व। पढ़े लिखे और सुलझे इंसान हैं, तो कम से कम आपको देश के बारे में इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। भैया, एक हम बहुत तो ही देश पढ़ा प्रेमी लिखा, लोग हैं। हाईली क्वालिफाइड इंसान जब इस तरह की बात करता है, नहीं नहीं, मैं तब कुछ दुख गलत होता बोल है। रहा हूं तो बोलिए बजाज साहब, कुछ मैं गलत बोल रहा कि देश पे इतना कर्जा था, अभी इतना नहीं, कर्जा बढ़ एक गया, तरफा बता कुछ रहे हैं गलत बोल ना, रहा। इतना कर्जा और- तब और था जब आपको- देश का और फॉरेन सुनिए, रिजर्व कितना था। नहीं, आज नहीं, इतना ठीक कर्जा है। तब है जब भारत देश का फॉरेन रिजर्व कितना है, दोनों बताइए ना। $629.55 billion as of चलो today। बताइए। और- आज का फिगर है और आपको सर एक बात बताओ, ऑलमोस्ट $630 billion। 20% भी नहीं होता है जो आपका फॉरेन रिजर्व है। 630 billion है आज। टोटल फॉरेन रिजर्व टुडे इट इज $629.55 billion आज का। नहीं अभी आज का अभी फिगर है मैं सर। बात हाँ अभी जी, एक डॉक्टर मैं आपको ढोने बात बोलिए। बता दूं। ऐसा है, अभी ठाकुर साहब ने बोले आजम खान के बारे में जो बोले, तो वो आजम खान ये कुंभ का जो है आयोजन कर रहे हैं या उसका जो देख रेख कर रहे हैं, जो भी उनके तरफ कोऑर्डिनेट कर रहे थे, तो ये मुसलमान जो कट्टरपंथी मुसलमान है उनकी जिम्मेदारी है, उनके लिए बुरी बात है कि एक मुसलमान होने के बाद इतना हिंदुस्तान के हिंदुओं के त्योहार को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ये तो उनका मुद्दा है। ये हिंदू लोगों ने तो स्वागत करने को होना था उस बात का। और आजम खान की विचारधारा मैं आपको बताता हूं, आजम खान ने बोला था कि हम मानते हैं कि कृष्ण भी हमारे नबी रहे होंगे, राम भी हमारे नबी रहे होंगे, तो जो भी कोई मुसलमान भगवान राम के खिलाफ, कृष्ण के खिलाफ या किसी के खिलाफ बोल नहीं सकता, उनके बारे में बुरा सोच नहीं सकता। ये आजम खान का वीडियो आप देख लीजिए, क्योंकि हम उनको हमारा नबी मानते हैं।
तो इस विचारों के डोले साहब सुनिए, हाँ। मैं आजम खान को बनाने के पक्ष विपक्ष पे बात नहीं कर रहा था, मैं आपको बता रहा हूं अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करने की बात है। यही अपीजमेंट है कि अखिलेश यादव को यह चिंता थी कि हम अपने एक वर्ग के, एक मत मजहब के मतदाताओं को अपीज कैसे करेंगे। नहीं तो नहीं उसका नहीं दूसरा पक्ष ये एक है मिनट डॉक्टर डोले, सुनिए कि सुनिए दुनिया का हाँ सबसे बड़ा मेला है, मैं उसमें सर भी एक सेकंड अशोक यादव जी से पूछ लें। अरे संजय नहीं, ठाकुर सुनिए, साहब, मैं बता आपने रहा हूँ। डायरेक्ट अटैक किया, नहीं, आपने नहीं, डायरेक्ट नहीं, अटैक किया समाजवादी पार्टी पर। एक मिनट डोले साहब, आपके पास वापस आता हूं, वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। अशोक यादव जी, क्या आजम खान जी को महाकुंभ का इंचार्ज बनाने के पीछे तुष्टीकरण की राजनीति थी? क्या अखिलेश यादव जी को यह डर था कि उनका मुसलमान वोट खिसक जाएगा उनके हाथ से, इसलिए आजम खान जी को बना दिया गया? आजम खान जी पठान रामपुर के, उनको बना दिया गया। अब आप बोले। नहीं, कांग्रेस रोज ढोल बजा रही थी, उनको डर था कांग्रेस की तरफ मेरा मतदाता चले जाएगा। जी चलिए बोलिए बोलिए सर। देखिए बजाज साहब, बोलिए। जो बेसिक चीज, इसका जो बेसिक रीजन था मैंने पहले ही बता दिया, फिर बता दे रहा हूं। ये भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए इस तरह का उनको बनाया गया था। आजम खान साहब को देश में गंगा जमुनी तहजीब को बढ़ावा देने के लिए उनको बनाया गया था, ताकि देश के लोगों के पता चल सके कि एक मुसलमान होकर के हिंदू धर्म के इतने बड़े आयोजन को इतने सफलतापूर्वक ढंग से कैसे कोऑर्डिनेट किया। एक मैसेज देना था हमको, हमारे भाईचारे को बढ़ावा देने का मैसेज देना था हमको। और चूंकि यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें इकोनॉमी पे लेकर हो रही थी, भाईचारे को बढ़ावा देखिए तो आपने- बजाज संजय ठाकुर साहब economy को बोलने लेकर दीजिए के ना बात उनको। हो रही थी। संजय ठाकुर साहब देख- प्लीज, हाँ बोलिए हाँ, बोलिए। देखिए अशोक यादव जी। मैं वही देख रहा था जब आप लोग इकोनॉमी पे चर्चा कर रहे थे कि बता रहे थे कि इंडिया इज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, Fastest growing फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री। Yes. लेकिन उसका जो पिछला वाला जो पार्ट हो वो इन लोगों को नहीं पता होगा, वो मैं बता रहा हूं आपको। देखिए इंडिया की जो ग्रोथ रेट 6.9% है, और ये जो टोटल जीडीपी में जो इसका कंट्रीब्यूशन है $256 बिलियन। इंडियन जो जीडीपी में जो इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, इसका कंट्रीब्यूशन है $256 बिलियन। अमेरिका की जो ग्रोइंग इकोनॉमी है वो 2.7% के हिसाब से है, लेकिन इसका जो कंट्रीब्यूशन है $787 बिलियन। वहीं चाइना की जो ग्रोइंग इकोनॉमी है 4.9%, इंडिया से कम है, ये $895 बिलियन की इसकी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है। तो आप खाली एक चीज बताते हो कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, लेकिन वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का जीडीपी में क्या कंट्रीब्यूशन है, इस चीज को आप नहीं Sir, that is बताते because हो। our इस चीज को भी GDP is बताना lower. चाहिए Sir, कि that is लोएस्ट because- जीडीपी कंट्रीब्यूशन, अशोक यादव लोएस्ट जी, जीडीपी कंट्रीब्यूशन। अशोक यादव जी, विद रिस्पेक्ट सर, ऐसा जी। है, which is why India is the 5th largest growing economy in the world, which is why we are the 5th largest economy in the world as per size of our economy. जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है भारत का, वो 5वें नंबर पर आता है और इस साल 4थे नंबर पर आ जाएगा। वी विल ओवरटेक जापान दिस ईयर बाय, आई एक्सपेक्ट बाय अगस्त सितंबर। लेकिन जैसा अभी ढोने साहब ने कहा, और संजय ठाकुर साहब भी इस पर एग्री करेंगे, कि उसका मतलब वास्तविकता में तभी बनता है जब हमारे जितने भी गरीब लोग हैं उनको इसका फायदा मिले। लेकिन अगर इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी तो गरीब को कभी फायदा नहीं मिलेगा। सो वी आर प्रोसीडिंग इन द राइट डायरेक्शन। ओनली थिंग इज, अगर आप चाहते हैं, संजय ठाकुर साहब सुन लीजिए, दोनों साहब आप भी सुन लीजिए, अगर आप चाहते हैं, अशोक यादव जी और बाकी जितने भी जी हैं यहाँ पे, अगर आप चाहते हैं कि पर कैपिटा इनकम में भी हम आगे बढ़ें, सो वी हैव टू ग्रो एट अ मिनिमम ऑफ 15%। 15% पे हमें ग्रो करना है सर, दैट शुड बी द टारगेट। अब अशोक यादव जी आप बोले। जी, बाकी रेटिंग मैं एजेंसीज, ज्यादा नहीं ग्लोबल कुछ रेटिंग कहूंगा। एजेंसीज ने भी इस चीज को कंफर्म किया है कि इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी जीडीपी वाइज। तो व्हाटएवर इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन इंडिया, आज जो एफडीआई की बात कर रहे हैं, करीबन 600 बिलियन डॉलर्स के एफडीआई यहां पर आ रहे हैं, बिकॉज वर्ल्ड बैंक और पूरे इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज इंडिया को आगे बढ़ रहा है। एफडीआई इज मूविंग, इकोनॉमी इज मूविंग, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग आई थिंक विद द वर्ल्ड रेटिंग। अशोक यादव जी बोलिए। देखिए अभी आपने एक सर्वे देखा होगा, जब फाइनेंस मिनिस्टर इकोनॉमिक सर्वे पेश कर रही थी बजट के एक दिन पहले, जी उसमें देखिए जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, जो लार्जेस्ट हमारी अर्थव्यवस्था, जो बड़ी इकोनॉमी है, ये किसकी है? ये जनरल पब्लिक की नहीं है। आप देखिए, मैं जो रिपोर्ट बता रहा हूं उसको आपको पता चल जाएगा कि किसकी इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग कर रही है। आप इस देश के जो मिडिल और पुअर क्लास के लोग हैं, इनके पॉकेट में 50 सालों में
सबसे कम पैसे मतलब बचे हैं 50 सालों में। इतिहास में 50 साल पीछे चले जाइए, उतने कम पैसे मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास की जेब में आए हैं। अब ये बताइए कि अगर हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं और सबसे नंबर 1 पे ग्रोथ कर रहे हैं, तो ये ग्रोथ और अर्थव्यवस्था का लाभ कौन ले रहा है? सर अगर ग्रो नहीं करेंगे तो किसी को भी लाभ नहीं मिलेगा। नहीं, हम ये नहीं कर रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जो इस देश की 90% की आबादी है, उसके जेब में पैसे नहीं आ रहे हैं। ये पैसे किसके जेब में जा रहे हैं? There I agree with you. I don't. टैक्स जो बड़ा टेलीफोन है अशोक यादव जी, क्योंकि इस पर बात हो रही है। छोटी सी बात, मैं चाहूंगा संजय ठाकुर जी इसके ऊपर रिप्लाई करें और ढोने साहब भी करें। वी लिव इन मुंबई, ठीक है सर, मैं मुंबई में रहता हूं, संजय ठाकुर साहब भी मुंबई से हैं, आप आजमगढ़ से हैं, सर जो हैं वो अकोला से हैं, डॉक्टर ढोने साहब। सर यहां पर मैं आपको एक चीज बताऊं, जिस बिल्डिंग में हमारा ऑफिस है और स्टूडियो है, इट्स अ बिल्डिंग कॉल्ड पिनेकल कॉर्पोरेट पार्क, इट्स इन बीकेसी। सर आप जाएंगे ना, यहां से बाहर जब निकलेंगे ना, आपको किसी रेस्टोरेंट में आपको जगह नहीं मिलेगी, वेटिंग है बाहर सर। अभी रात को जितनी बार्स हैं, जितनी पब्स हैं, 5 स्टार होटल्स के अंदर अभी आप कमरा बुक करके देख लीजिए मुंबई में, आपको वेटिंग लिस्ट मिलेगी। वेयर इज दैट मनी कमिंग फ्रॉम? दैट मीन्स पीपल हैव गॉट मनी इन देयर पॉकेट। आई सी यंग पीपल, लेट मी टेल यू दिस, आई फील वेरी गुड। आई सी यंग पीपल इन पब्स, इन डिस्कोस, इन रेस्टोरेंट्स एवरीवेयर। और अशोक यादव जी और संजय ठाकुर साहब आपको ये सवाल, दे आर वेरी एक्सपेंसिव प्लेसेस यार। छोटा सा ढाबा भी है ना मुंबई में सर, लॉस भी नहीं जा रहा है। अब ये पैसा कहां से आ रहा है, कहां से जा रहा है, मुझे मालूम नहीं है। इसके ऊपर एक अच्छी तरह रिसर्च और सर्वे करना पड़ेगा। अब आप बताएं संजय ठाकुर जी। ढोने साहब मैं आपके पास आता हूं। संजय ठाकुर साहब आप बताएं। देखिए बजाज साहब जी, ढोल कुछ भी पीटे जा रहे हो, लेकिन एक सच्चाई है कि इंडिया इज द नेक्स्ट डेस्टिनेशन फॉर द वर्ल्ड, and Mumbai being financial capital of India, Mumbai definitely has changed at a very rapid speed. आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो यंग जनरेशन है ना, उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है जो करना चाहते हैं। अच्छा, क्या आपकी बाइंग कैपेसिटी बड़ी है, लेकिन अब इतने बड़े आबादी वाले देश में हर आदमी को न तो सरकारी नौकरी दी जा सकती है एक साथ में, न तो रातों रात हर आदमी के जेब में पैसे डाल दिए जा सकते हैं। एक ही तरीका है उसका कि आपकी पॉलिसी वैसी हो कि धीरे धीरे जो अंत्योदय की पॉलिसी हमारी, जो इस देश के एकदम अंतिम छोर पे बैठा हुआ व्यक्ति है, जो जरूरतमंद है, धीरे धीरे उसको भी पहले गरीबी रेखा के बाहर लाइए। उनके बच्चों को एजुकेशन में आप फैसिलिटेट करिए, उनके बच्चों के एजुकेशन मिले, उनके बच्चे या तो नौकरियां करें या तो टेक्नोक्रेट्स हो जाएं या अपने व्यापार करें। आज बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है और मुंबई शहर के यंगस्टर्स को इत्तेफाक से इस चीज का सबसे ज्यादा एक्सपोजर मिला है, इसका लाभ मिल रहा है जी, करेक्ट। उन बच्चों के पास पैसे ज्यादा आ रहे हैं, उनकी इनकम बढ़ी हुई है। और मैं जो देख रहा हूं बजाज साहब, मेरा ऑब्जर्वेशन कह रहा हूं कि कोरोना के बाद से थोड़ा सा लोगों के मन में स्पेंडिंग हैबिट्स भी बढ़ी हैं। पता नहीं क्यों लोगों के मन में क्या बात आ गई कि भाई न जाने कब क्या हो जाए, प्राकृतिक आपदा, नैसर्गिक आपदा में, तो लोगों ने थोड़ा सा, मैंने देखा है कोरोना के बाद से थोड़ा सा एंजॉयमेंट ठाकुर साहब, बट आई टेल यू व्हाट, दोनों साहब, ठाकुर साहब सही कर रहे हैं दैट इकोनॉमी इज मूविंग, बट जैसे राहुल गांधी सेज इकोनॉमी इज नॉट प्रोड्यूसिंग जॉब्स, इट्स नॉट अ जॉब ड्रिवन इकोनॉमी। भले बीजेपी आंकड़ा दे रहा है कि हमारे 12.5 करोड़ को हमने नौकरी दिया, कांग्रेस के राज में 2.3 करोड़, बट राहुल गांधी जी जब बोल रहे हैं कि दिस इकोनॉमी इज नॉट क्रिएटिंग जॉब्स, एक्चुअली इज नॉट क्रिएटिंग जॉब्स। दोरे साहब, मोदी जी ने पिछले बार ही बोला था, कुछ उन्होंने जाहिर किया था 20 लाख नौकरियां दी गई है, उन्होंने 10 सालों का बताया। उन्होंने 10 साल में तो 20 करोड़ देना चाहिए था, उन्होंने हर साल 2 करोड़ की बात की थी एक बार। और आपको बताओ कि ये जो है 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी मोदी जी के राज में, उन्होंने बोले 50 साल में सबसे कम पैसे इनके राज में आए, और 45 साल की सबसे बड़े बेरोजगारी मोदी जी के राज में आई हुई है 45 साल में। तो ये मोदी जी का फेलियर है। But as far as jobs are concerned, what is the methodology? Because I'm asking you, Dr. Dhone, because the ILO, Indian Labour Organization, and the Ministry of Labour, इन्होंने तो 6 साल पहले आंकड़े देने बंद कर दिए सर।
एम्प्लॉयमेंट के आंकड़े जो आया करते थे ना, हर हफ्ते आया करते थे कि इस साल इतने लोगों को जॉब मिली। नहीं, वो एक दूसरी बंद हो गए एजेंसी है, सर, मैं आजकल आपको नहीं आते। बताऊंगा। अभी मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वो आया था, सब अखबारों में आया था कि 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी जी, इनके correct साल में। है। संसद में भी, NSSO, नहीं सुनिए, NSSO, संसद में भी इस जी, बारे जी, में चर्चा correct, हुई correct, थी NSSO, कि yes, 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी मोदी जी के राज में आई। और आपने जो मुंबई की बात की सर, जी। तो हमने तो बचपन से सुना है कि मुंबई पैसे वालों की, दिल्ली दिल वालों की। ये आपने भी सुना होगा, ये क्या बात मुंबई है। पैसे वालों की, दिल्ली दिल वालों की, ये हमने सुना था। तो मुंबई तो पैसे वालों की है। हमारे यहाँ पे एक बड़े उद्योगपति है अकोला में, तो एक हमारे एक्स मिनिस्टर ने बोला था कि लोग बोलते हैं कि वो पैसे वाला है, वो करोड़पति आदमी है, 100 करोड़ के उनके पास उनके पैसे होंगे। तो बोले, भाषण में बोले उन्होंने, लोग बोलते हैं कि अरे ये तो बोले पैसे वाला बोलते हैं। मैं बोलता कि अगर ये पैसे वाला है तो अकोला में क्या कर रहा है? जो पैसे वाले लोग हैं सब मुंबई में है। तो मुंबई में सर, आप मुंबई की तुलना हिंदुस्तान से मत कीजिए। मुंबई हिंदुस्तान का सबसे अमीर शहर है, सर, सब अमीर मुंबई लोग रहते हिंदुस्तान हैं का दिल है मुंबई में। सर। मुंबई हाँ, दिल हिंदुस्तान है। का दिल है। इट इज द दिल, इंजन हम तो व्हिच ड्राइव्स सर, इंडिया। याद रख हम लीजिए। तो हम तो महीने में 4-5 दिन मुंबई में रहते हैं, जी, ज्यादा और रहते हैं। और संजय ठाकुर साहब तो सैफ अली खान के नेबर हैं सर। हाँ, पूछ वो लीजिए। बड़े लोग हैं, but पैसे अशोक वाले यादव लोग जी, हैं। अशोक यादव जी, सर, भले अशोक ये यादव जो जी, सैफ अशोक अली यादव खान जी के भले, नेबर है, हाँ, तो ये जो बड़े लोग हैं, इनको गरीबी की क्या जानकारी? गरीब लोग you know, हमने ई देखे हैं, श्रमिक- गरीबी हमने देखी है। ई श्रमिक हाँ। पोर्टल में मोदी जी ने कहा कि 50 करोड़ के आसपास रजिस्ट्रेशन हो मैं गए। किसान का लेबरर्स बेटा हूँ, लेबरर्स के लेकिन अगर कोई रजिस्ट्रेशन अपनी हो गए। मेहनत से अपना बिजनेस करके, व्यापार करके, अपनी एजुकेशन करके, अपने बच्चों को एजुकेशन देके अगर अपनी स्थिति को ऊपर बढ़ाता है, तो उस पे आपको हंसने का और उस पे आरोप नहीं नहीं लगाने नहीं का नहीं नहीं, कोई अच्छी हक बात नहीं है। सर, आपकी नहीं तारीफ भैया, कर रहे हैं हम भी संजय चाहते ठाकुर हैं साहब। हमारे बच्चे मुंबई में पढ़े। सुनिए, डॉक्टर हम भी ढोने चाहते आपके हैं फैन हैं हमारे सर। बच्चे कौन मुंबई रोक रहा में है पढ़े। आपके बच्चों को? अशोक यादव नहीं, जी, ये आपको तो भी- ठीक है। अशोक यादव जी, क्या ये जो जब कहते हैं कि राहुल जी, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि ये इकोनॉमी इज नॉट जॉब ड्रिवन, भले मोदी साहब कह रहे हैं कि हमारे लेबर पोर्टल में 50 करोड़ लोगों ने, उसमें महिला सबसे अधिक, करीबन 33 करोड़ महिला ने रजिस्टर किया है ई रजिस्ट्रेशन ऑन लेबर्स, जो श्रमिक लेबर है। फिर भी क्या कैपिटल इंटेंसिव है, इसलिए आज पूरे मशीन्स टेक ओवर किए, लेबर कम। कैसे देखते हो आप इस चीज को, कैसे एक्सप्लेन करोगे? जॉब्स क्रिएट नहीं हो रहा है। अशोक यादव जी, देखिए, अभी ढोले साहब कुछ आंकड़े रख रहे थे। हाँ। वो आंकड़े जब कोविड, आफ्टर कोविड या कोविड के दौरान ही आया था लास्ट टाइम, उसके बाद वो आंकड़े अभी तक हिंदुस्तान की जनता के सामने नहीं आए। जो नेशनल स्टैटिक सर्वे ऑफिस, ये एनएसएसओ के आंकड़े थे, जो बताया गया था लास्ट टाइम, जो आंकड़े आए थे हम लोग के पास कि 45 साल में हाईएस्ट रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो हाईएस्ट रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, और अगर ये आंकड़े सरकार ने क्यों आने बंद कर दिए? सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है। अगर वो आंकड़े आते तो आज हम लोग उन आंकड़ों पर डिस्कस करते, लेकिन वो आंकड़े बंद कर दिए गए ताकि जनता के बीच सच्चाई न जा पाए, कि हम जो है क्या कर रहे हैं वो रिफ्लेक्ट ना हो। तो रिफ्लेक्शन से बचाने के लिए एनएसएसओ के ऑफिस में ताला लगा दिया गया कोविड बड़ा में वाला। तो मैं भी बेरोजगार हो गया था। आप नहीं, वो बात हम नहीं कर रहे हैं, कोविड के लेकिन बाद के आंकड़े अशोक भाई, नहीं, उस वो समय तो आप भी बेरोजगार थे, हम भी बेरोजगार थे, दुनिया बेरोजगार होके बैठी हुई। कोविड के दौरान कोविड के पहले के आंकड़े थे वो। आप कह रहे हैं कोविड के बाद के आंकड़े, वो आप गूगल कर सर, लीजिए, लेबर सर्च कर मिनिस्ट्री लीजिए। has stopped एनएसएसओ के जो giving आंकड़े थे, नहीं, मैं एनएसएसओ तो के आपकी आंकड़े सब जो बात थे, को मान लूंगा भाई। आज मुझे पता चला आप आजमगढ़ के हैं, आजमगढ़ वालों से मुझे बड़ा प्रेम है, मेरी ससुराल आजमगढ़ में है। क्या आप बात जो है? कहेंगे सब सही है, चलिए। मैं आपकी अब किसी बात का चलिए। विरोध नहीं करूंगा। चलिए, क्या बात है अशोक यादव जी, आपके दामाद जी निकले। ठाकुर साहब कमाल है सर। हाँ हाँ, बल्ले बल्ले। लेकिन सर एक चीज तो है, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, ऑल थ्री ऑफ यू, आप सब लोग जो हैं देश भक्त हैं, तीनों के तीनों। आपकी तीनों पार्टियां जो अपने तरीके से देश को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो सबसे गरीब आदमी है, मुझे लगता है उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए यार। जो मनरेगा है, बाकी जो स्कीम्स हैं, उनको अगर लागू करके अगर ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए तो आई थिंक इट विल बी वेरी गुड। जो अभी वेरी फ्रैंकली जो अभी डिस्कशन हुआ, ये डिस्कशन, आई डोंट वांट टू स्टार्ट दिस डिस्कशन अगेन, कि मिडिल क्लास को अब 12,75,000 जिनकी सैलरी है पर एनम, उनको बहुत बड़ा रिलीफ मिला वगैरह। सर, हाउ मच इज द मिडिल क्लास इन इंडिया? लेस देन 1.5%। तो मेरा ये कहना है कि सर बाकी सब लोगों के लिए भी जरा अगर ध्यान दिया नहीं जाए सर, तो ज़्यादा अच्छा ये है। भी गलत बात है ना जी। ये जो न्यूज आई थी 12 लाख रुपए तक की कोई टैक्स नहीं है, पूरी गलत न्यूज है। जी करेक्ट। सभी ने छापी, पूरा गलत न्यूज है ये। जी, जी। 4 लाख 2.5 लाख तक उनको छूट थी, 2.5 लाख तक कुछ नहीं रहता था, अभी वो बढ़ा के 4 लाख हो गई। 1.5 तो लाख बढ़ाई, 4 लाख। सर 1 लाख की छूट मिली है।
12 लाख कमाने वालों को 1 लाख एक्स्ट्रा मिली है छूट, दैट्स ऑल, करेक्ट, हाँ, दैट्स इट। लेकिन बट एनीवे उनको ऐसा नहीं ना है। अभी अभी देश में क्या बना है कि जो 12 लाख रुपए कमा रहा उसको कोई टैक्स नहीं। No, which is कांग्रेस incorrect. के वक्त में 12 में से 10 लाख टैक्स में जाते थे। Which is incorrect. अब वो नेहरू जी के टाइम पे, इंदिरा जी के टाइम हाँ। पे, मनमोहन सिंह के टाइम पे, सर इंदिरा जी के वक्त, सर इंदिरा जी के वक्त आफ्टर सर्टन, अरे सर बात सुन लीजिए, ठाकुर साहब आपकी बात कर रहा हूँ, संजय ठाकुर साहब आपकी बात कर रहा हूँ। इंदिरा जी के वक्त अगर आपकी इनकम, ठाकुर साहब सुनिए, अगर आपकी इनकम 15 लाख से ऊपर थी और जैसी 15 लाख से ऊपर जाती थी तो 110% टैक्स लगता था, ये भी याद रख लीजिए। तो हम लोगों ने वो दौर भी देखा है, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का दौर देखा है, वो दौर भी देखा है जो हिंदी पिक्चर थी, सैटरडे और संडे को आया करती थी, आधी सैटरडे को आधी संडे को। आज की तारीख में हर कोई सिर्फ मोबाइल पे पिक्चर देखता है और मोबाइल पे ही सारी न्यूज देखता है, वेरी फ्रैंकली। मगर दोनों साहब, मोदी जी ने ढंग से एक्सप्लेन किया कि नेहरू जी के वक्त पर इतना आप टैक्स देते थे, इंदिरा जी के वक्त पर इतना टैक्स देते थे, मनमोहन सिंह जी के वक्त, तो उसमें आपको कुछ शंका है क्या जो एक्सप्लेनेशन नहीं, दिया? गलत ही बोले ना उन्होंने, वो हमेशा गलत बोलते हैं। तो कहाँ से हमेशा ही गलत बोलते हैं वो। उनका देखिए सोशल मीडिया में कितना मजाक उड़ाते हैं लोग, कितने बातें उनकी उन्होंने बोली है, कौन सी बात है वो झूठी बोलते हैं। सोशल मीडिया सिर्फ मजाक उड़ाने के लिए ही है। नहीं 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 नहीं, उनके प्रूफ है कि वो पहले क्या बोलते थे और कितना वो सब है। अब वो तो बड़ा एक तो सर माफ कीजिएगा सर, अशोक यादव जी और आदरणीय डॉक्टर ढोने दोनों से माफी चाहता हूं। माफी किस बात की? आपने कहा ना कि मोदी जी पहले ये बोलते थे, आज अब ये बोलते हैं। सर एस गोपाल, यू नो हु एस गोपाल इज? ढोने साहब नाम सुना होगा आपने, एस गोपाल का नाम सुना है सर? एस गोपाल इज द बायोग्राफर एंड सेक्रेटरी ऑफ महात्मा गांधी। उन्होंने लिखा है गांधी जी के बारे में कि गांधी जी, एक हफ्ता पहले आपने ये बात बोली थी, आज आप बिल्कुल ही उलट बोल रहे हैं। तो गांधी जी ने जवाब दिया, पिछले 7 दिन में मुझे और कुछ सीखने को मिला ना, इसलिए बोल रहा हूं। तो सर वो जरा अप्लाई कीजिए थोड़ा बहुत। नहीं, वो अलग बात है, गांधी जी की बात अलग है। गांधी जी तो ऐसे थे, गौतम बुद्ध जी भी ऐसे गांधी जी ऐसा है कि मिडिल क्लास को जो एक सहूलियत मिली है लंबे समय के बाद जी, उसको भी नकारना है और एक नेगेटिव सर ऑपोजिशन में है। इसलिए आप देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की भाषा इस्तेमाल सर ऑपोजिशन में हमें तो और सोशल मीडिया में सर आप भी ऐसे ही बोलते थे सर, सर हर बजट के बाद। एक मिनट सर 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 कुछ सर भी बोल सुनिए सकते हैं, अभी तो आप सर महान हैं, सर आपकी महानता पे मुझे कोई शक नहीं। सर संजय नहीं, ठाकुर सुनिए, साहब सर, हर सर, बजट के बाद बजट साहब, देख रहा ए, है, एक मिनट, इंटरनेशनली देखने। लोग देख रहे हैं कि आप कितने महान हैं। नहीं, सुनिए सुनिए सर, ऐसा है, अभी बजाज साहब ने बोले कि आप देशभक्त हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे जो नहीं, ठीक पिताजी है, है बजाज वो साहब भारतीय, बोल रहे हैं, सुनिए, मैं भी बोल रहा हूं, नहीं आप नहीं नहीं देशभक्त हैं। सुनिए, मेरे लेकिन आप पिताजी महान भारतीय। देशभक्त हैं, आप अपने नहीं, देश के सुनिए। प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे शब्दों का मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ मैं। सुनिए, मेरे पिताजी जो थे वो भारतीय सेना में थे और मैं 1965 के आपको नहीं जानता, नहीं, लेकिन सुनिए, आपके पिताजी को बहुत अच्छे तरह से जानता था ढोले साहब। नहीं ठीक है, सुनिए, थैंक यू अशोक यादव जी, थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग लेकिन मैं अस। आपके पिताजी को बहुत अशोक अच्छे यादव से जी को जानता नमस्कार, थैंक यू जी ठीक है। जी। अब संजय ठाकुर साहब और ढोने साहब, जेंटलमैन बोथ ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। Thank you. संजय ठाकुर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बट आई टेल यू समथिंग, आई मस्ट से दिस बिफोर वी लेट यू गो। संजय ठाकुर साहब, बिफोर वी लेट यू गो, सर। Sanjay Thakur sahab, this time it was a very good budget, okay? Very, very good budget. I was very impressed. Nirmala Sitharaman ji has given a growth budget. जो MSMEs के लिए उन्होंने दिया है, स्टार्टअप्स के लिए दिया है, यूथ के लिए दिया है, hats off. Really and truly a wonderful budget. And when you call it a Viksit Bharat budget, you are right, Thakur sahab. It's a very, very good budget and I'm willing to say that anywhere, anytime. ऐसी कोई बात नहीं है। सर जो सच है वो सच है। और जहाँ तक मोदी जी का प्रश्न है, अरे भाई तीसरी बार हिंदुस्तान के लोगों ने उनको इलेक्ट करके भेजा है यार, क्या बात कर रहे हैं आप लोग? मतलब व्हाट इज दिस? एंड आई एम शॉक्ड प्रदीप जी एंड संजय ठाकुर साहब that there are some people who still don't recognize him as the Prime Minister of India. I mean this is terrible. I mean come on. अरे इंदिरा जी जब पहले 2 बार चुनी गई, फिर उसके बाद हारी, फिर उसके बाद वापस आई, किसी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, लाल कृष्ण आडवाणी जी हों, हमारे चौधरी चरण सिंह साहब हों, या हमारे रामकृष्ण हेगड़े साहब हों, एनटीआर हो, किसी ने उनकी इलेक्शन के ऊपर कोई तोहमत नहीं लगाई, किसी ने ये नहीं कहा दिस इज एन इलेजिटिमेट प्राइम मिनिस्टर. Nobody said it. I've been a journalist, sir, since 1982.
आई मेट एवरीबडी, इंटरव्यूड एवरीबडी। लेकिन ये तो एक नया कल्चर आ गया है, मतलब कि नो टू अंडरमाइन एवरीथिंग, टू से व्हाटएवर, दिस इज टेरेबल। I mean, we must look forward. Anyway, thank you very much, sir, Sanjay Thakur sir. Thank you, sir. We will Thank wait for the results in Delhi on 8th of August. Hopefully, we'll all get a very good result. Thank you very much, sir. Namaskar. Jai Hind, Jai Maharashtra. जय महाराष्ट्र। Thank you, sir. Well, that's just about it for tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही। और प्रदीप जी, आप कुछ कहना चाहेंगे लोगों को? कुछ उपदेश देना चाहेंगे आप? It is again the Delhi polls are over, and again the media is all over saying that BJP is going to do well. BJP is going to do well. That's right, that's what they Aam say every Aadmi time. Party a little behind, but you don't know what. But there are two surveys, Pradeep ji. There are two Bilkul. surveys which actually show Aam Aadmi Party getting 44. Bilkul. And, So it's going to be a surprise anyway on the earth. Yeah, and the BJP getting 36 Bilkul. and Congress 0. That's what they say. But there's one thing that we forgot to discuss. Oh God, my fault. We got sidetracked by a couple of things. The BMC budget this time is 74,000 crores plus 74,427 crores. I mean, oh That's God, huge. this is huge. Huge. Shall I tell you something? The BMC, by the way, has more powers than the Aam Aadmi Party in Delhi. ये आपको बता दें। बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो पावर्स हैं, जो पॉलिटिकल पावर्स हैं, वो आम आदमी पार्टी की जो सरकार है ना दिल्ली में, उससे ज्यादा है। ये आपको बता दूं। वेल, दैट्स जस्ट अबाउट इट इन टुनाइट शो। आज के शो में सिर्फ इतना ही। फ्रॉम बोथ प्रदीप जी एंड माई सेल्फ, आप सब लोगों को नमस्कार। और वो घंटी भी बज गई है, जरा सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को। The fastest growing If you channel haven't, nation now. fastest growing channel nation now, and I'm very happy to see that people are watching us and they are reacting to us, and people on the street are talking to us. By the way, मेरी आदत है घूमने की। रात को मैं वॉक पे जाता हूँ, कोई 12:30-1 बजे के करीब निकल जाता हूँ। मुझे लगता है जितने लोग रात को घूमते हैं वो सब हमारा चैनल देखते हैं, मुझको ऐसा लगता है। तो बहुत रिएक्शन आते हैं, बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आते हैं लोगों से। वो कहते हैं कि भाई साहब आप बड़ी अच्छी बात करते हैं, आप सच बोलते हैं हमेशा। तो आई होप दैट रिमेन्स। इसी तरह आपका आशीर्वाद रहे, इसी तरह आपका प्यार बना रहे और इसी तरह आपका विश्वास हमारे ऊपर रहे। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दैट्स इट, दैट्स ऑल वी गॉट फॉर यू टुनाइट। आप सबको जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। Vande Mataram.